ओके जी स्टूडेंट, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा आपका थोड़ा सा मुश्किल लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और उस टॉपिक का नाम क्या है? आपका एक तरह से सीएनएस के ट्यूमर। कौन सी? आपकी सीएनएस ट्यूमर्स। ठीक है, लाइक जो आपके सीएनएस लाइक आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के जो ट्यूमर्स होंगे उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा मजीद स्पेसिफाई करें कि लाइक आपकी जो सीएनएस ट्यूमर्स को उनको हम क्या कहते हैं, तो आपने लिखना है कि आज जो हम पढ़ेंगे वो होगी आपकी ट्यूमर्स ऑफ। ठीक है, आपके ट्यूमर्स ऑफ ग्लाइल सेल्स। कौन से? जो ट्यूमर ऑफ ग्लाइल सेल्स। कल हमने पढ़ा था कि आपके ग्लाइल सेल्स क्या होते हैं, उनको हमने डिटेल से पढ़ा था। ठीक है, आज हमने क्या करना है, उनके लाइक जो ग्लाइल सेल्स थोड़ी होते हैं यार उनको हमने जैसे पढ़ा पढ़ रहे था। हो। आज हमने उनके ट्यूमर्स को पढ़ना है। ठीक है, किनको पढ़ना है? आपकी जो ट्यूमर्स होंगी उनको हमने पढ़ना है। ठीक है, तो आपने कहना कि आज जो हम पढ़ेंगे वो आपके ट्यूमर्स ऑफ द ग्लाइल सेल्स, इनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन ये है कि यार आपकी जो ट्यूमर्स हैं ये क्या है, ट्यूमर क्या है? तो आपने कहना कि ट्यूमर एक ऐसे मतलब कि सेल्स होते हैं जब भी आपकी बॉडी के किसी भी सेल की लाइक बॉडी के किसी भी सेल की किसी भी वजह से, ठीक है, आपने गौर करना है कि आपके बॉडी के किसी भी सेल की किसी भी वजह से उनकी क्या हो जाए, बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाए। क्या हो जाए? बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाए, उनकी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाए। क्या हो जाए? उनकी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाए, या अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन होना स्टार्ट हो जाए। क्या होना? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाए, अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन होना स्टार्ट हो जाए, या आपने कहना अनकंट्रोल्ड डिवीजन होना स्टार्ट हो जाए। इन तीनों टर्म का एक ही मतलब है। क्या आपने कहना है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर किसी भी वजह से किसी भी सेल की, ठीक है, किसी भी सेल की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाए, यानी कि बहुत ज्यादा ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाए, या फिर उसकी अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन होना स्टार्ट हो जाए, या अनकंट्रोल्ड डिवीजन होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, जब ये तीनों मतलब कि ये तीनों एक ही टाइप है, ठीक है, एक ही मतलब की टर्म है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आपका जो सेल होगा वो बार बार डिवाइड करेगा। जब थोड़ा थोड़ा आपका और सेल जो होगा वो बार लाइक ये आपका एक सेल है, जब ये बार बार डिवाइड करेगा, जब ये बार बार डिवाइड करेगा और बहुत ज्यादा डिवाइड करेगा, तो इसके बहुत ज्यादा सेल बन जाएंगे। ठीक है, जब इसके बहुत ज्यादा सेल बन जाएंगे तो ये क्या करेगा, एक जगह के ऊपर अपना क्या बना लेगा, एक जनाब आपका एक तरह से मैस बना लेगा, एक गुच्छा सा बना लेगा। ठीक है, तो जब आपका कोई भी सेल जब बहुत ज्यादा ग्रोथ होने की वजह से मतलब कि बहुत ज्यादा। सालों आते हैं सर। इकट्ठे ही हो जाए उसके बाद खराब भी नहीं करते। अच्छा, तो आपने कहना है कि क्या होता है, तो आपने कहना है कि आपके ट्यूमर्स क्या होते हैं। आपने कहना है कि ट्यूमर्स का ये मतलब होता है, मतलब कि आपने कहना है कि ट्यूमर्स क्या होते हैं, जब भी आपकी बॉडी के अंदर किसी भी वजह से कोई भी सेल जो होता है ना उसकी क्या हो जाए कि बार बार उसकी ग्रोथ हो जाए, बार बार उसकी जनाब अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाए। और जब उसकी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाए तो वो क्या होगा, वो एक ही जगह के ऊपर अपने से बहुत ज्यादा सेल बनाएगा और क्या करेगा, एक जगह के ऊपर उस सेल का मैस बन जाएगा। उस सेल का क्या बन जाएगा, एक मैस बन जाएगा, एक गुच्छा सा बन जाएगा, उसका एक ढेर बन जाएगा। तो इस कंडीशन को इस लाइक इस सारे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं आपके ट्यूमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आपके ट्यूमर कहते हैं। हमने पढ़ा था आपकी बायो कैम्प के अंदर एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आपका P53 और P21 का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, तो ये आपके ट्यूमर सप्रेसर था, लाइक ये ट्यूमर सप्रेसर सिस्टम होता था। जब ये आपका सिस्टम सही तरह काम नहीं करेगा तो आपके एक सेल की बार बार जो है वो प्रोली साइकिल में हमने पढ़ा था, उस सेल की बार बार प्रोलिफरेशन होगी, बार बार ग्रोथ होगी, तो वो एक जगह के ऊपर जो है वो अपने से बहुत ज्यादा सेल बनाएगा। तो वो एक सेल का क्या होगा, एक मैस बन जाएगा, एक गुच्छा बन जाएगा, इसको हम कहते हैं आपके ट्यूमर्स कहते हैं। ठीक है, आई होप सो कि आपको जो ट्यूमर का कॉन्सेप्ट है वो पता चल गया होगा। अब हमने क्या पढ़ना है, हमने ट्यूमर ऑफ द ग्लाइल सेल्स, लाइक जो आपकी ग्लाइल सेल्स हैं, अगर वो आपके ब्रेन के अंदर बार बार उनकी ग्रोथ हो जाए, बार बार उनकी ग्रोथ हो जाए, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाए, अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो जाए आपके ब्रेन के अंदर, तो उसको हम कहते हैं ट्यूमर ऑफ द ग्लाइल सेल्स। इसमें जो पहला हमने पढ़ना है जो ट्यूमर होगा वो होगा आपका ट्यूमर्स ऑफ द एस्ट्रोसाइट्स। किसको? आपका ट्यूमर ऑफ द, इसको आपने लिखना है। ठीक है, जब आप लिखोगे तो आपको इजी वे से समझ आएगी, ट्यूमर्स ऑफ द एस्ट्रोसाइट्स। तो कल हमने पढ़ा था जो एस्ट्रोसाइट्स क्या होते हैं, ये मोस्ट अबांडेंट ग्लाइल सेल्स होते हैं, और ये आपकी माइक्रोस्कोप के अंदर आपके एक स्टार शेप नजर आते हैं, यही हमने कहा था ना। ठीक है, तो अगर इनका लाइक अगर आपके जो लाइक एस्ट्रोसाइट्स हैं, जब एस्ट्रोसाइट्स हैं इनकी बार बार ग्रोथ हो जाए, इनकी जो अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन हो जाए, तो आपके जब एस्ट्रोसाइट बार बार प्रोलिफरेट करेंगे, बार बार ग्रोथ करेंगे, तो इसको हम इनके ट्यूमर हो जाएगा, तो उसको हम कहते हैं आपको एस्ट्रोसाइटोमा। क्या कहेंगे? आपके एक तरह से एस्ट्रोसाइटोमा कहेंगे। ठीक है, लाइक अगर आपकी ब्रेन के अंदर जो मोस्ट अबांडेंट सेल है, लाइक आपके एस्ट्रोसाइट्स हैं, वो बार बार ग्रोथ हो जाए, उनकी ओवर प्रोलिफरेशन हो जाए, तो उनकी वजह से उनका एक जगह के ऊपर एक ट्यूमर बन जाएगा। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एस्ट्रोसाइटोमा कहेंगे। ठीक है,
अब ये जो एस्ट्रोसाइटोमा है जिनका ट्यूमर हो चुका है, ये दो तरह के होते हैं। कितने होते हैं? आपने कहना है कि ये मेनली दो तरह के होते हैं। आपने इसी तरीके से लिखना है और आपने डिफरेंशिएट करके लिखना है ताकि आप लोगों को समझना आसान हो जाए, ठीक है। एस्ट्रोसाइटोमा जो होते हैं जी आपके दो तरह के होते हैं। कौन कौन सी तरह के होते हैं? आपने कहना है कि एक जो होते हैं उनको हम कहते हैं आपका ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कि आपका एक तरह से ग्लायोब्लास्टोमा, क्या कहते हैं? ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कि मल्टीफॉर्म कहते हैं, ठीक है। जिसको हम कहते हैं आपका जीबीएमपी कहते हैं, ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म, जिसको हम जीबीएमपी कहते हैं। और एक को हम कहते हैं आपका पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा। क्या कहते हैं? कि आपका एक तरह से पाइलोसिटिक, क्या कहेंगे? पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा, एस्ट्रोसाइटोमा कहेंगे, ठीक है जी। आपने कहना है, आपकी बुक के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन जिस तरह मैं आपको लिखवा रहा हूँ आपने इसी तरह नोट्स बनाते जाना है। एस्ट्रोसाइटोमा, लाइक एस्ट्रोसाइट्स का जब ट्यूमर हो जाएगा तो उस वो दो तरह के होते हैं। आपका ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म होता है और आपका एक तरह से पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा होता है, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, इनको इस तरह जो है वो डिफ्रेंशिएट करके लिखना है ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाए और आपको याद करना आसान हो जाए। ये बहुत ही मुश्किल है, ठीक है, लाइक याद करना पड़ता है इनको, तो आपने जो है वो इसी वे से जो है इनको याद करना है, ठीक है। अब हम आते हैं जो आपके हैं ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म, ये क्या है? तो आपने कहना है कि ये जो आपका ग्लायोब्लास्टोम मल्टीफॉर्म है ये आपके एस्ट्रोसाइट्स के ट्यूमर हैं। तो आपने लिखना है कि मलिग्नेंट, ठीक है। आपने कहना है कि दीज आर दी मलिग्नेंट। मैं अभी आपको समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। आपने कहना है कि जो आपका ग्लायोब्लास्टोम मल्टीफॉर्म है, दीज आर दी मलिग्नेंट हाई ग्रेड ट्यूमर, दीज आर द मलिग्नेंट एंड हाई ग्रेड ट्यूमर ऑफ एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है। ये आपने लिखना है। आपका क्या है कि ये मलिग्नेंट एंड हाई ग्रेड ट्यूमर है आपके एस्ट्रोसाइट्स के ऊपर, ठीक है। आपको पता है मलिग्नेंट का क्या मतलब होता है, ठीक है। दोबारा भी हम पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा को लिख लेते हैं, फिर मैं आपको सारा समझाता हूँ, ठीक है। तो आपने कहना है कि जो ग्लायोब्लास्टोम मल्टीफॉर्म है ये मलिग्नेंट है और हाई ग्रेड ट्यूमर है आपका एस्ट्रोसाइट्स के ऊपर। लेकिन जो आपके पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा है, दीज आर द बिनाइन ट्यूमर, ठीक है। क्या है? आपने लिखा है कि दीज आर द बिनाइन लो ग्रेड ट्यूमर, ये इंपॉर्टेंट है। बिनाइन और लो ग्रेड ट्यूमर हैं किसके? लो ग्रेड ट्यूमर हैं ऑफ एस्ट्रोसाइट्स के, ठीक है, एस्ट्रोसाइट्स के, ठीक है। ये आपने लिखना है। दोनों तो ट्यूमर हैं आपके एस्ट्रोसाइट्स के, एस्ट्रोसाइटोमा की हैं। लेकिन आपने कि जो ग्लायोब्लास्टोम मल्टीफॉर्म है, दीज आर द मलिग्नेंट और हाई ग्रेड ट्यूमर है एस्ट्रोसाइट्स के। लेकिन जो आपका पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा है, दीज आर द बिनाइन और लो ग्रेड ट्यूमर है किसके? एस्ट्रोसाइट्स के ऊपर, ठीक है। देखिए पहले तो आपको पता होना चाहिए मलिग्नेंट क्या है, ठीक है, मलिग्नेंट क्या है और बिनाइन क्या है, ठीक है। आप इसे बहुत सारे बच्चों को पता होगा, ठीक है। मलिग्नेंट उनको कहते हैं जो बहुत ज्यादा खतरनाक हो, जो क्या हो, बहुत ज्यादा खतरनाक हो, एक बात। दूसरा वो ट्यूमर जो क्या, जिनका मेटास्टेसिस हो जाए, जिनका क्या हो जाए? मेटास्टाइसिस हो जाए। लाइक कि मतलब क्या मतलब, यानी कि वो फैल जाए, क्या हो जाए? वो फैल जाए, यानी कि वो एक जगह के ऊपर दूसरी जगह माइग्रेट कर दें, वो मतलब कि आपकी पूरी बॉडी के अंदर फैल जाए, तो उनको हम कहते हैं मलिग्नेंट, ठीक है। मलिग्नेंट का क्या मतलब होता है? आपने कहना कि बहुत ज्यादा खतरनाक ट्यूमर है और ये इनका मेटास्टाइज हो जाता है, ये क्या हो जाते हैं? ये आपकी बॉडी के अंदर फैल जाते हैं, ठीक है। लाइक अगर एक जगह के ऊपर इनका कैंसर हुआ है तो वो दूसरी बॉडी के अंदर जो है फैल जाएंगे, ठीक है। ये आपने कहना है, ठीक है। तो बिनाइन का क्या मतलब होता है, ठीक है। बिनाइन का क्या मतलब होता है? आपने कहना है कि बिनाइन का ये मतलब होता है कि ये थोड़े से क्या हो जाते हैं, ये थोड़े से रहम दिल होते हैं। आपने कहना ये थोड़े से रहम दिल होते हैं, ये मतलब कि फैलते नहीं है, ठीक है। क्या होते हैं? ये फैलते नहीं है, ठीक है। ये आपने कहना है। बिनाइन ट्यूमर को मतलब कि हमने कहना कि कार्सिनोमा इन सीटू, आपने पढ़ा होगा, कार्सिनोमा इन सीटू भी कहते हैं। यानी कि कुछ ऐसे ट्यूमर जो अपनी जगह के ऊपर ही रहे, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं, अगर यहाँ पर एक ट्यूमर हुआ है ना, ठीक है, यहाँ पर एक ट्यूमर हुआ है तो ये इधर ही रहेगा, इधर ही रहेगा, तो इसको हम कहते हैं बिनाइन। लेकिन अगर वो फैल जाए और दूसरी जगह के ऊपर चला जाए तो इसको हम कहते हैं आपका मलिग्नेंट, ठीक है। तो जो आपका बिनाइन होता है ये थोड़ा सा लेस सीवियर होता है, थोड़ा कम खतरनाक होता है। लेकिन जो मलिग्नेंट होता है वो फैल जाता है और वो ज्यादा खतरनाक होता है, ठीक है जी। आपने कहना है। हाँ मैं समझाता हूँ, सिर्फ आप समझना कि मलिग्नेंट और बिनाइन का भी कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, ठीक है। कि मलिग्नेंट और बिनाइन का क्या मतलब होता है। आई होप सो कि आपको मलिग्नेंट और बिनाइन का पता चल गया होगा। देखिए अब जो आपके ट्यूमर होते हैं ना, मेनली जो आपके लाइक ये हम सीएनएस के ट्यूमर पढ़ रहे हैं, इसको हमने चार ग्रेड के अंदर डिवाइड किया हुआ है, जिसको हम कहते हैं आपका ग्रेड 1 कहते हैं, ग्रेड 2 कहते हैं, ग्रेड 3 कहते हैं और ग्रेड 4 कहते हैं, ठीक है। इस तरह आपने समझना है, ठीक है। पहले मैंने आपको मलिग्नेंट और बिनाइन का समझाया, ठीक है। अब आपने कहना है कि जो आपका हाई ग्रेड और लो ग्रेड का क्या मतलब होता है। हमने आपके ट्यूमर को ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के अंदर यह डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। इनकी क्लासेस बनाई हैं। अगर आपका ट्यूमर है, ठीक है, ट्यूमर है वो मतलब कि अभी अभी हुआ है, ठीक है। लाइक जो ट्यूमर है वो अभी अभी हुआ है और वो कम खतरनाक है, ठीक है, वो लेस सवियर है, ठीक है। आपने कहना अगर वो एक तरह से
लेस सीवियर है, कम खतरनाक है, तो उसको हम कहते हैं ये ग्रेड 1 में आएगा। किस में आएगा? आपके ग्रेड 1 में आएगा। अगर वो ट्यूमर जो है वो थोड़ा सा और ज्यादा अगर आपके ग्रेड 1 से थोड़ा सा और ज्यादा खतरनाक हो जाए तो उसको हम कहते हैं ग्रेड 2, ठीक है। इस तरह अगर वो और ज्यादा थोड़ा सा खतरनाक हो जाए तो उसको हम कहते हैं ग्रेड 3 उसको देते हैं। अगर वो उससे भी ज्यादा खतरनाक हो जाए तो उसको हम ग्रेड 4 में कंसीडर करते हैं, ठीक है। इस तरह आपने कहना है, यानी कि जो पहला होगा वो माइल्ड सा होगा, वो मतलब कि बहुत कम खतरनाक होगा, ठीक है, तो वो ग्रेड 1 में आएगा। अगर वो थोड़ा सा और ज्यादा खतरनाक हो जाए तो ग्रेड 2 में आएगा, और ज्यादा हो जाएगा तो ग्रेड 3 में आएगा। अगर बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाए तो उसको हम कहते हैं ग्रेड 4 कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपने जो है इसकी जो है वो क्लासी मतलब कि आपने क्लासीफाई करना है ग्रेड 4 के अंदर। अब ये जो आपका ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म है, ये हाई ग्रेड है, ठीक है। यानी कि ये आपका, इसको जो ग्रेड देंगे वो ग्रेड 4 देंगे, ठीक है। आपने कहना है ये ग्रेड 4 में आता है, ठीक है। ये आपने समझना है कि आपका क्या ये हाई ग्रेड है, ग्रेड 4 में आता है। जबकि जो आपका बिनाइन है, ये जो आपका पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा, ये बिनाइन है और ये लो ग्रेड है। इसको हम कहते हैं ग्रेड 1 ट्यूमर। क्या कहते हैं? आपका एक तरह से ग्रेड 1 ट्यूमर कहते हैं, ठीक है। अब आई होप सो कि आपको पहली लाइन की जो है वो समझ आ चुकी होगी। ग्लायोब्लास्टोम मल्टीफॉर्म जो ये मलिग्नेंट होते हैं, तो हाई ग्रेड 4 के ट्यूमर होते हैं एस्ट्रोसाइट्स के अंदर। और जो बिनाइन होते हैं, जो लो ग्रेड ट्यूमर होते हैं, ठीक है, ये ग्रेड 1 के होते हैं, एस्ट्रोसाइट्स के अंदर होते हैं, ठीक है। जिस तरह भी आपको एक एक पॉइंट्स क्लियर होता मत जाए, तो आपने साथ से क्लियर लिखते जाना है, ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए आपको जो है वो समझ आ रही है, क्योंकि ये थोड़े से मुश्किल है, ठीक है। फिर हम आते हैं इसकी दूसरी ट्यूब। पहले तो हमने इसका डिफरेंस जो है वो पता चल गया कि हमें इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है, पहला पॉइंट्स हमने बना लिया। दूसरे पॉइंट्स के ऊपर आते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट्स क्या है? तो आपने कहना है कि जो आपका ग्लायोब्लास्टो मल्टीफॉर्म है ना, ये आपके मलिग्नेंट सीएनएस ट्यूमर है। ये क्या है? ये आपके एक तरह से मलिग्नेंट, ठीक है, क्या है, मलिग्नेंट है और सीएनएस के ट्यूमर हैं। लेकिन किन के अंदर है ट्यूमर है? किन के अंदर है? इन अडल्ट, ठीक है। किन के अंदर है? ये इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है कि ये मलिग्नेंट सीएनएस के ट्यूमर हैं, किन? ये अडल्ट के अंदर है, ठीक है। मलिग्नेंट सीएनएस ट्यूमर होते हैं किन के अंदर? अडल्ट के अंदर होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो दूसरे होते हैं, ठीक है, ये बिनाइन है, ठीक है। ये क्या है? ये आपके बिनाइन सीएनएस के ट्यूमर हैं, बिनाइन है और सीएनएस के ट्यूमर हैं। किन के अंदर है? ये आपके एक तरह से जो चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है। किन के अंदर? आपके एक तरह से जो चिल्ड्रन होते हैं उनके अंदर होते हैं, ठीक है। जो बच्चे होते हैं उनके अंदर का ये ट्यूमर है, ठीक है। ये आपने समझना है, ठीक है। आपको दूसरा जो है वो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट मिल गया कि आपके ग्लायोब्लास्ट मल्टीफॉर्म होते हैं वो आपके मलिग्नेंट सीएनएस ट्यूमर होते हैं अडल्ट के अंदर। लेकिन दूसरे जो होते हैं वो बिनाइन सीएनएस ट्यूमर होते हैं आपके चिल्ड्रन के अंदर, ठीक है। ये आपने कहना है, ठीक है। अब इनका जो है वो तीसरे पॉइंट के अंदर आते हैं कि इनका जो तीसरा पॉइंट जो है वो हमने क्या बनाना है, ठीक है। तो आपने कहना है कि जो आपके ग्लायोब्लास्टोम मल्टीफॉर्म होते हैं ना, ये कहाँ पे, आपके ब्रेन के कौन से पार्ट में अराइज होते हैं? तो आपने कहना है कि आपकी ग्लायोब्लास्टोमा या जीबीएम अराइजेज इन, ठीक है, अराइजेज इन सेरिब्रल हेमिस्फेयर। किसमें? आपके किसमें आते हैं? सेरिब्रल हेमिस्फेयर में। मैं अभी आपको जो है इनकी जो है वो एमआरआई दिखाऊंगा तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपने कहना है कि जो आपका ग्लायोब्लास्टो मल्टीफॉर्म है ये सेरिब्रल हेमिस्फेयर में अराइज होते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपकी होते हैं पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा जो होते हैं, ये कहाँ पे अराइज होते हैं? आपने कहना है कि पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा जो होते हैं दीस अराइजेज इन दी पोस्टीरियर फोसा, अराइजेज इन पोस्टीरियर फोसा। किसमें होते हैं? आपके पोस्टीरियर फोसा के अंदर अराइज होते हैं। यानी कि आपने कहना है कि ये आपकी सेरिबेलम में अराइज होते हैं। किसमें? जो आपकी सेरिबेलम होता है, ठीक है, उसमें अराइज होते हैं, ठीक है। मैंने आपको जो है वो बताया था, कल बताया था, जिसमें हमने कैरी 1 और कैरी 2 पढ़ा था, कि आपका क्या होता है कि जो आपका सेरिबेलम होता है वो सेरिबेलम आपके हाइंड ब्रेन रोहम्बन सेफ्लॉन का पार्ट है, ठीक है। और फिर मैंने बताया था कि उसके साथ एक छोटी सी स्पेस होती है, ठीक है। तो अगर उस आपके सेरिबेलम में और या पोस्टीरियर फोसा में अगर ट्यूमर बन जाए और वो बच्चों में हो, तो आपने किसके बारे में सोचना है? वो पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा के बारे में सोचना है। लेकिन अगर वो जो है वो आपको सेरिब्रम कहाँ पे होता है? सेरिब्रम आपकी जो फोर ब्रेन होता है उसका ही है ना। आपका सेरिब्रम कौन सा पार्ट है, ठीक है, जो आपका एक तरह से फोर ब्रेन है उसका पार्ट है। तो अगर वो सेरिब्रम में अराइज हो जाए तो उसको हम कहेंगे आपका, और वो बड़ों में हो जाए तो आपने कहना है ये ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म है, ठीक है जी, आपने कहना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक तरह से ब्रेन बनाता हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अब हमने पढ़ा है कि क्या है कि आपका जो ब्रेन होता है, एक तो हमने डिवाइड किया हुआ इसको फोर ब्रेन में, मिड ब्रेन में और हाइंड ब्रेन में डिवाइड किया हुआ, ठीक है। तो इसमें दरमियान से हमने इसको काटा हुआ है, इस तरह डिवाइड किया हुआ, यानी कि आपका राइट हेमिस्फेयर में और लेफ्ट हेमिस्फेयर में डिवाइड किया हुआ है, ऐसे ही है ना। अगर मैं कहूँ कि ये आपका क्या है, ये आपका हाइंड ब्रेन है, कौन सा? ये आपका हाइंड ब्रेन है जो हम्बन सेफ्लोन है। जो चीज इसको मतलब कि राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर में डिवाइड करिए, मैंने क्या बताया था, कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर था
मैंने बताया था वो आपका सेरिबेलर वर्मिस है। कौन सा है? जो आपका सेरिबेलर वर्मिस होता है, जो कल हमने पढ़ा था, ठीक है, जिसकी मतलब डाउनवर्ड डिसलोकेशन हो जाती थी आपकी कैरी 1 और कैरी 2 दोनों में, ठीक है। तो वो सेरिबेलर वर्मिस जो होता है वो आपके हाइंड ब्रेन को, रोम्बेनसेफेलोन को राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर में कन्वर्ट डिवाइड कर रहा होता है। और आपको पता है कि जो आपका ब्रेन होता है, अगर वो राइट है तो वो लेफ्ट को कंट्रोल कर रहा है, और लेफ्ट है तो वो राइट को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो जो आपका फोर ब्रेन, अगर हम फोर ब्रेन की बात करें तो फोर ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? वो आपका सेरिबरम है। ऐसे ही है ना, वो कौन सा है? वो सेरिबरम है, ठीक है। और सेरिबरम जो होता है ना, वो आपके फोर ब्रेन को राइट और लेफ्ट, किसमें? राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर में जो है डिवाइड करता है, ठीक है। सेरिब्रल में हेमिस्फेयर में डिवाइड करता है, ठीक है जी, आपने कहना है। अगर तो जो आपका ट्यूमर है वो कहाँ पे हो जाए? वो यहाँ पे हो जाए, ठीक है, इस सेरिब्रल हेमिस्फेयर की मिड लाइन पे हो जाए, यहाँ पे हो जाए, ठीक है। और वो आपके फोर ब्रेन में, लाइक आपकी सेरिब्रम में हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे आपके आपके एक तरह से ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म कहेंगे, ठीक है। तो अगर वो आपके सेरिबेलम हो जाए, ठीक है, लाइक आपके सेरिबेलम में हो जाए, ठीक है, जो आपके पोस्टीरियर फोसा में हो जाए और वो बच्चों में हो, उसमें हम कहते हैं आपका पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा। अभी मैं एक कुछ आपको एमआरआई वगैरह दिखाऊंगा तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इस तरह से इनको देखना है कि ये आपका सेरिब्रल हेमिस्फेयर में अराइज होता है, और वो आपका सेरिबेलम या पोस्टीरियर फोसा में जो है वो अराइज होता है, ठीक है जी, आपको पता चल गया। अब हम इसका बनाते हैं चौथा पॉइंट, ठीक है। और इसमें हम देखते हैं कि इसमें क्या सीन होता है, ठीक है। आपने कहना है कि जब हम मतलब इसकी बायोप्सी लेंगे, ठीक है, क्या अब हमने क्या करना है, जब हम इसकी बायोप्सी लेंगे, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या क्या हमें चीजें दिखेंगी, ठीक है। लाइक अगर हम जो है, अगर हमें जो है वो ग्लायोब्लास्ट मल्टीफॉर्म मिलता है, तो हम उसकी एक तरह से बायोप्सी लेंगे, तो बायोप्सी के ऊपर हमें कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा? तो आपने कहना है कि जब भी हम बायोप्सी लेंगे तो हमें एक स्ट्रक्चर मिलेगा, उसको हम कहते हैं आपका सूडोपेलिया सीडिंग। क्या कहते हैं? भी अभी मैं आपको बताता हूँ ये क्या चीज होती है, आप सिर्फ लिख लें। सूडोपेलिया सीडिंग होता है, क्या होता है कि आपके कहते हैं सूडोपेलिया, आपका एक तरह से आपका एक तरह सीडिंग होता है। सूडोपेली से आपने जो है वो स्पेलिंग सही तरह लिख लेना है कि सूडोपेलिया सीडिंग होता है, ठीक है। जब हम बायोप्सी के ऊपर, लाइक आपका क्या होगा, आपका ग्लायोब्लास्ट मल्टीफोर, जब हम उसकी बायोप्सी लेंगे तो ये सूडो पहले सीडिंग हमें जो है वो स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब हम जो है वो आपका पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा की बायोप्सी लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें रोजिनथल फाइबर मिलेंगे। क्या मिलेंगे? आपकी तरह से रोजिनथल फाइबर्स मिलेंगे, ठीक है। ये क्या होते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। आपके रोजिनथल फाइबर मिलेंगे, ठीक है। का क्या मतलब होता है? लाइक अगर जो हम बायोप्सी लेंगे और बायोप्सी के ऊपर हमें सूडो पहले सीडिंग स्ट्रक्चर या आपको रोजिनथल फाइबर मिलेगा, इसका क्या मतलब है, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया कि जो आपका लाइक ग्लायोब्लास्टोम मल्टीफॉर्म है, ठीक है, ग्लायोब्लास्टोम मल्टीफॉर्म है, वो क्या होगा? वो आपके फोर ब्रेन में बने, ठीक है, फोर ब्रेन में बने, ठीक है। मैं कहता हूँ वो यहाँ पर बन जाए, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो है वो आपके बहुत ज्यादा जो आपके लाइक हैं, क्या एस्ट्रोसाइट्स, उनके लाइक प्रोलिफरेशन हो जाए, ठीक है, उनकी क्या हो जाए? उनकी प्रोलिफरेशन हो जाए और उनका यहाँ पे कैंसर बन जाए। जब वो कैंसर बन जाए तो आप मुझे ये बताएं कि क्या ये जो आपका कैंसर है ये बहुत ज्यादा मैस है, ये इर्द गिर्द जो इसकी ब्लड वेसल्स हैं, जो इर्द गिर्द इसकी ब्लड वेसल हैं, जो इसकी सराउंडिंग में ब्लड वेसल्स हैं, क्या उनको कंप्रेस करेगा या नहीं करेगा? उनकी ब्लड वेसल्स को कंप्रेस करेगा या नहीं करेगा? तो ब्लड वेसल्स को ये कंप्रेस करेगा, ऐसे ही है ना, ठीक है। जो मतलब कि इसकी तरह जो ब्लड वेसल्स आ रही हैं, जिसकी सराउंडिंग में ब्लड वेसल्स है, उनको कंप्रेस करेगा। जब उस ब्लड वेसल्स को कंप्रेस करेगा तो क्या होगा कि जो इसके अंदर स्ट्रक्चर है, ठीक है, लाइक अगर यहाँ से लाइक इस एरिया को, ठीक है, मैं कहता हूँ इस एरिया को अगर जो है वो ब्लड सप्लाई होनी है तो वो लाइक ब्लड वेसल यहाँ से आ रही होंगी, ठीक है। जब यहाँ से ब्लड वेसल्स आ रही होंगी तो अब ये जो आपका ट्यूमर होगा, ठीक है, ये क्या करेगा? ये जनाब आपका एक तरह से कंप्रेस करेगा इन ब्लड वेसल्स को। जब ब्लड वेसल को कंप्रेस करेगा तो अब मुझे ये बताएं, क्या इस एरिया के ऊपर, लाइक इस ट्यूमर सेल के अंदर जो एरिया, इसको ब्लड सप्लाई प्रॉपर मिलेगी? अब इसको ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिलेगी। जब इस स्ट्रक्चर को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो अब जाने कि इसको ना ब्लड मिल रहा है, ना इसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही है, ना कोई आपको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, तो इसका मतलब अब जितने भी यहाँ पे सेल होंगी उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। और जो डेथ होती है वो आपकी एक्सीडेंटल होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? आपकी नेक्रोसिस होती है। क्या होती है? कि आपकी एक तरह से नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है जी। आपने कहना है कि जब भी आपका क्या होगा, जब भी आपका ट्यूमर होगा वो आपका राइज होगा, वो नियर बाय जो ब्लड वेसल्स होंगी उनको कंप्रेस करेगा। जब उनको कंप्रेस करेगा तो जो उसका अंदर वाला एरिया होगा उसको ब्लड सप्लाई कम मिलेगी। जब ब्लड सप्लाई कम मिलेगी तो उसकी क्या हो जाएगी? वहां पे सेल की डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं आपके किसी नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो उसने लिखा है कि एक रीजन ऑफ नेक्रोसिस सराउंडेड बाय ट्यूमर सेल्स, इसको हम कहते हैं कि रीजन ऑफ नेक्रोसिस, ठीक है, रीजन ऑफ नेक्रोसिस,
ठीक है। क्या होगा, रीजन ऑफ नेक्रोसिस होगा सराउंडेड बाय, जो घिरा हुआ होगा किससे, सराउंडेड बाय ट्यूमर सेल्स से, ठीक है, ट्यूमर सेल्स, ठीक है। इसका आपको मतलब पता चल गया कि ये क्या है, जो अंदर वाला ये एक रीजन है, ये एक एरिया है जो सराउंडेड है किससे, आपके एकदम से ट्यूमर सेल से। और क्या होगा, उस एरिया की क्या होगी, ये नेक्रोसिस होगी, ठीक है। तो आपने कहना है कि सूडो पैलियस किसे कहते हैं, आपने कहना है रीजन ऑफ द नेक्रोसिस सराउंडेड बाय ट्यूमर सेल्स, क्योंकि अब ट्यूमर सेल उस ब्लड वेसल को कंप्रेस करेगा, उसके अंदर एरिया को ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी, तो उसकी नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जब आप जो है वो एक तरह से क्या करोगे, जब आप मार्शल डॉक्टर बन जाओगे तो आप उसकी बायोप्सी लोगे। जब बायोप्सी लोगे तो आप जो है वो लैब रिपोर्ट के लिए भेज दोगे, क्या करोगे, आप लैब रिपोर्ट के लिए भेज दोगे। तो जो आपका लैब रिपोर्ट वाला होगा वो क्या लिख के दिया, वो आपको कहेगा कि यार ये जो हमें आपने हमें जो बायोप्सी भेजी है, ये जो आपने मेरे सैंपल भेजा है, इसके ऊपर हमें सूडो पैलियासीडिंग जो है वो स्ट्रक्चर मिला है, ठीक है। तो आपने समझ लेना कि अगर वो कह रहा है कि जनाब ये सूडो पैलियासीडिंग स्ट्रक्चर है, तो ये कौन सा होगा, ये आपका ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म होगा, ठीक है। देखें क्या होगा, जब भी आपके पास एक पेशेंट आता है, ठीक है, वो अडल्ट है, ठीक है, वो क्या है, वो अडल्ट है, लाइक उसकी जो है वो 40 से या 45 साल उम्र है, ठीक है। तो उसको क्या है, वो आप जो है वो इसका एमआरआई करवाते हो, सारा आप डायग्नोज कर लेते हो, उसके ब्रेन का ट्यूमर है, ठीक है, वो ब्रेन का ट्यूमर, फिर आप क्या करते हो, उसकी जनाब एक तरह से डायग्नोज करते हो। जब आप डायग्नोज करते हो, आप उसकी बायोप्सी लेते हो। जब आप बायोप्सी लेते हो, यहाँ पे एक टिश्यू का जो टुकड़ा है वो ले लेते हो, ठीक है, उसको हम बायोप्सी कहते हैं, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, आप इस जो है टिश्यू के टुकड़े को, इस बायोप्सी के सैंपल को आप लैब रिपोर्ट के लिए भेज देते हो। जब लैब रिपोर्ट में भेजते हो तो लैब वाला जो है वो अपनी रिपोर्ट के ऊपर जो वो रिजल्ट लिखता है, वो रिजल्ट लिखता है, वो लिखता है कि जनाब हमें क्या मिलेगा, हमें इससे सूडो पैलियसीडिंग स्ट्रक्चर मिला है। तो जब आपको लाइक एक अडल्ट है, उसमें वो कह रहा है कि जनाब उसके ब्रेन का ट्यूमर भी है और उसमें सूडो पैलियसीडिंग है, तो आपने कहना है कि ये क्या हो रहा है, कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये आपका ग्लायोब्लास्टोम मल्टीफॉर्म है। और ग्लायोब्लास्टोम मल्टीफॉर्म क्या होता है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ चुकी होगी, ठीक है। ये आपने कहना है। फिर आपके रुजिनटल फाइबर क्या होते हैं, देखिए रुजिनटल फाइबर क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल दोबारा से मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है। अगर आपका क्या हो, ये जो ट्यूमर सेल्स हैं, ठीक है, ये ट्यूमर सेल जो होंगे, ये आपके क्या बनेगी, आपकी सेरिबेलम में बनेगी, ठीक है। जब ये सेरिबेलम में बनेंगे तो वो क्या करेंगे, इनके नियर बाय जो ब्लड वेसल्स होंगी उनको कंप्रेस करेंगे। तो वहां पर भी आपकी नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाएगी। जब नेक्रोसिस होगी, इसका क्या मतलब, वो वहां पर इंजरी होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आपके ब्रेन के अंदर जो वो जख्म होना स्टार्ट हो जाएंगे, इंजरी होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो वहां पे इसके बदले में क्या होगा, आपका इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट हो जाएगी, क्या होगी, इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। और आपको पता है कि जब भी इन्फ्लामेशन होती है तो इन्फ्लामेटरी साइट के ऊपर क्या आते हैं, आपके व्हाइट ब्लड सेल आते हैं ना, क्या आते हैं, आपके एक तरह से व्हाइट ब्लड सेल्स आते हैं। अब जैसे ही व्हाइट ब्लड सेल्स आते हैं तो उन व्हाइट ब्लड सेल में आपके इयोसिनोफिल्स हैं, क्या है, आपके एक तरह से इयोसिनोफिल्स हैं। इयोसिनोफिल क्या है, आपके एक तरह से व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। अब सारे के सारे इयोसिनोफिल्स हैं ना, वो इस आपकी इंजर्ड साइट के ऊपर, लाइक ये जो आपकी एक तरह से जख्मी जगह है, जो वाउंड वाली जगह, यहाँ पे आ जाएंगे। जब वो आपके वाउंड वाली जगहों पे आ जाएंगे तो ये बहुत सारे इयोसिनोफिल यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे, इयोसिनोफिल इकट्ठे हो जाएंगे। इसको हम कहते हैं इयोसिनोफिलिक, लाइक इयोसिनोफिलिक प्रोसेस होगा, ठीक है। लाइक बहुत सारे जब इयोसिनोफिल वहां पे जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे, तो आपने कहना है कि वहां पे क्या होगा, इयोसिनोफिलिक प्रोसेस होगा विच लुक लाइक, ठीक है, विच ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इयोसिनोफिलिक प्रोसेस विच लुक लाइक कॉर्क सक्रिय अपीयरेंस, क्या होगा, कॉर्क सक्रिय। ये मैं अभी आपको बताऊं, ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब आपकी फीचर है, ठीक है। ये सिनोफिलिक प्रोसेस विच लुक लाइक कॉर्क सक्रिय फाइबर्स, ठीक है, कॉर्क सक्रिय फाइबर्स, ठीक है। लाइक जब भी वहां पे इंजरी होगी तो आपके जो व्हाइट ब्लड सेल वहां पे जो है वो आएंगे, वहां पर जो बहुत ज्यादा जब व्हाइट ब्लड सेल लाइक यूसिनोफिल आएंगे, तो यूसिनोफिलिक का एक पूरा जो है वो प्रोसेस बन जाएगा, लाइक उनका बहुत ज्यादा वो इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। तो जब वो इस जगह के ऊपर बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे ना, तो वो एक अपीयरेंस देंगे, एक स्पेशल अपीयरेंस देंगे, वो होगी आपकी कॉर्क्सक्रियो अपीयरेंस होगी। तो इसको हम कहते हैं आपका रोजेंटल फाइबर, ठीक है। आपने अभी तक सिर्फ ये समझना है कि रोजेंटल फाइबर क्या होते हैं, जब मैं आपको इसके डायग्राम दिखाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। आपने कहना है कि आपके इयोसिनोफिलिक प्रोसेस होंगे एस्ट्रोसाइट के अंदर विच लुक लाइक आपके कॉर्क्सक्रियो फाइबर, इयोसिनोफिलिक प्रोसेस इन द सेरिबेलम विच लुक लाइक कॉर्क्सक्रियो फाइबर, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं आपका रोजेंटल फाइबर कहते हैं। और रोजेंटल फाइबर में किस में मिलते हैं, आपके एक तरह से इसमें मिलते हैं, लाइक आपका जो होते हैं आपका पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा, इसके अंदर मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपने कहना है, ठीक है। अभी मैं आपको इसके डायग्राम दिखाऊंगा, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने कहना है जब हम बायोप्सी करेंगे तो बायोप्सी के ऊपर हमें सूडो पहले सीडिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे, तो आपने कहना है कि ये आपका आपका जीबीएम है। और अगर हम जो है वो एक तरह से वो लैब रिपोर्ट वाला कहेगा कि इसमें रोजेंटल फाइबर है, तो आपने समझ जाना है कि इसमें क्या हो गया है, इसमें जनाब एक तरह से आपका पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा है, ठीक है, ये आपने कहना है। अब हम आते हैं इसके पांचवें पॉइंट्स के ऊपर, जो आपका पांचवा पॉइंट है वो हम क्या बनाते हैं, ठीक है।
तो आपने कहना है जो पांचवा पॉइंट लिखना है था वो आपने कहना है कि ये आपका क्या है, जो आपका ग्लायोब्लास्टोम मल्टीफॉर्म है ये आपका मलिग्नेंट ट्यूमर है, ठीक है। जब ये मलिग्नेंट है तो इसकी पुअर प्रोग्नोसिस होती है, ठीक है। क्या होती है आपके एकदम से पुअर प्रोग्नोसिस होती है, ठीक है। पुअर प्रोग्नोसिस का क्या मतलब होता है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसका जनाब इलाज करना, ट्रीटमेंट करना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। और ये जो आपका पेशेंट होगा वो बहुत जल्द उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। ये आपने कहना है, ठीक है, क्योंकि आपका ये मलिग्नेंट है, और मलिग्नेंट मैंने क्या बताया ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, और ये मेटास्टाइज हो जाता है, ये फैल जाता है, ठीक है। तो आपने कहना कि ये क्या है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो इसकी पुअर प्रोग्नोसिस होती है, इसका हम बहुत मतलब इसको ज्यादा जल्दी ट्रीट नहीं कर सकते, और इस बंदे के मरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन ये जो आपका होता है लाइक आपका होता है पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा जो होता है, आपने कहना कि ये क्या होता है, ये आपका बिनाइन होता है, एक तो ये बिनाइन है, ठीक है। और दूसरी इसकी क्या है, गुड प्रोग्नोसिस है, क्या है आपके पास गुड प्रोग्नोसिस है, ठीक है, क्योंकि ये कार्सिनोमा इन सीटू है, तो ये कहीं फैलता नहीं है, तो इस वजह से इसकी क्या है प्रोग्नोसिस जो है वो अच्छी है, ठीक है जी आपने कहना है, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि इसके 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, ठीक है, कि मलिग्नेंट है और पुअर प्रोग्नोसिस है, ये बिनाइन है, तो इसकी क्या है एक गुड प्रोग्नोसिस है, ठीक है, ये आपने कहना है। अब इन दोनों के अंदर जो एक कॉमन फीचर होगा ना, ठीक है, कॉमन फीचर होगा वो इसके ट्यूमर मार्कर होगा, ठीक है। अब आप मुझे जल्दी से बताएं कि मैंने आपको कल क्या बताया था कि ट्यूमर मार्कर जो एस्ट्रोसाइट्स को होता है वो कौन सा होता है, ठीक है। जो ट्यूमर मार्कर मैंने बताया था आपके एस्ट्रोसाइट्स का, वो मैंने आपको कौन सा बताया था कि वो कौन सा होगा, GFAP पॉजिटिव मिलेगा, शाबाश, आपको क्या मिलेगा, आपका GFAP जो होगा वो पॉजिटिव मिलेगा, क्या होगा, GFAP जो होगा वो पॉजिटिव मिलेगा, ये आपका ट्यूमर मार्कर होगा, ठीक है। एक तो ये आपके माइक्रोस्कोप के अंदर अंडर द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के नीचे एक तो ये स्टार शेप्ड मिलेंगे, दूसरा क्या होगा कि इनका जो GFAP पॉजिटिव होगा वो हमें मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपने इंपॉर्टेंट जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है वो आपने लिखना है, ठीक है, कि इसमें ट्यूमर मार्कर्स कौन कौन से होते हैं जो आपके पॉजिटिव होते हैं, और इनकी इंपॉर्टेंट जो लाइक आपके डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको जो है वो इसका लाइक कुछ जो है वो पिक्चर दिखा देता हूँ ताकि आपको जो है वो क्लियर हो जाए, फिर हम जो है वो आगे चलते हैं, ठीक है। अब आपकी जनाब पहले में जो मैं आपको बताता हूँ ना, ठीक है, एक जनाब आपकी बुक के ऊपर भी पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपका लाइक जो आपके एक तरह से है दूसरा like मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होगा कि आपको रोजेंटल फाइबर होंगे, जो कॉर्क स्क्रू अपीयरेंस होगी, ठीक है, वो क्या होगी आपकी एक तरह से कॉर्क स्क्रू अपीयरेंस होगी, ठीक है। अब आपने ये देखना है ये क्या होता है, ये आपका कॉर्क स्क्रू होता है, क्या होता है आपका एक तरह से कॉर्क स्क्रू होता है, ठीक है। अब आपने इस पिक्चर को अपने जेन के अंदर रखना है, ठीक है, इस जो आपको पिक्चर अभी मैंने आपको बताई है इसको आपने अपनी जेन में रखना है, ठीक है। अब आपने देख ली, मैं अब चलता हूँ आपकी बुक के ऊपर, ठीक है। जैसे मैं आपकी बुक के ऊपर जाता हूँ वहां पे उसने एक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ठीक है, जिसमें आपका ये देखें, ठीक है, जो मैंने वहां पे आपको स्ट्रक्चर दिखाया था, ठीक है। तो जिन लोगों ने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ये जो आपका कोर्स मैंने दिखाया था वो देखा होगा, तो जैसे ही वो मतलब उसको मतलब कि जब ये आपकी लोहे की दुकान पे आप जाते हो, ठीक है, तो वहां पे जो आपका लाइक जो आपका काम कार होता है, या आप जो लकड़ी का जो काम करते हैं वो जो काम कार होता है, तो जब वो उसको एक तरह से लाइक उसको स्पाइरल करता है, उसको घुमाता है, ठीक है, तो उसकी जो अपीयरेंस होगी वो कुछ इस तरह होगी, देखिए ये आपको अजीब मतलब कि इस तरह उसकी जो अपीयरेंस होगी, ठीक है, ये आपका एक तरह से इस तरह अपीयरेंस उसकी दिखाई दे रही है, ठीक है। लाइक अजीब सी इसकी जो अपीयरेंस होगी जो कोर स्क्रू कहते हैं, ठीक है। आपने इसके अंदर जब आप गौर करते हो ना, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी अजीब सी अपीयरेंस होगी, और इस अपीयरेंस को हम कॉर्क स्क्रू कहते हैं, ठीक है। आपको समझ आ रही है ना कि इसको मतलब उसने कॉर्क स्क्रू अपीयरेंस देगी है, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रही ना तो आपने सिर्फ इसको याद करना है, ये आपका काम नहीं है, ये सिर्फ जो लैब रिपोर्ट होते हैं उनका काम होता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कॉर्क स्क्रू अपीयरेंस कौन से ट्यूमर में मिलती है, ठीक है। तो अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करें तो इसमें जनाब आपकी एक तरह से अजीब सी मतलब कि जब आप मतलब कि यार आपने देखा होगा कॉर्क स्क्रू को अपनी मतलब उसके लाइक जब वो काम कार होता है, जब उसको एक तरह से मतलब कि घुमाता है, ठीक है, काम करने के लिए, तो उसकी जो अपीयरेंस होगी वो बिल्कुल इसी तरह होती है, ठीक है, बिल्कुल इस तरह मतलब अजीब सी अपीयरेंस हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं आपके कॉर्क स्क्रू अपीयरेंस, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको समझ आ चुकी है, अगर समझ नहीं है तो फिर भी आपने इसको देख लेना है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह अपीयरेंस होगी, जिन लोगों ने ये अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है तो उनको पता चल गया होगा, ठीक है। अब मजीद जो है वो मैं आपको और दिखा देता हूँ, ठीक है, इसके अंदर और कौन कौन सी चीजें हम देखते हैं, ठीक है। अब जो और जो चीज उसने बताई है ना, एक तो ये आपको उसने बताया हुआ है कि ये जो होता है ना लाइक आपका होता है, ये जो आपका ग्लायोब्लास्टोम मल्टीफॉर्म होता है ना, वो क्या करता है, ग्लायोब्लास्टोम मल्टीफॉर्म जो होता है वो आपका मतलब कि जो आपका होता है आपका लाइक कॉर्पस कैलोसम, ठीक है, कॉर्पस कैलोसम को जो है वो एक तरह से क्रॉस कर जाता है, जब कॉर्पस कैलोसम को वो क्रॉस करता है तो उसमें क्या होता है कि आपका एक तरह से इंपॉर्टेंट जो चीज मतलब कि उसमें होती है वो होती है बटरफ्लाई शेप। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ इसमें बटरफ्लाई शेप जो होती है वो क्या होती है, ठीक है।
यहाँ पे आपने समझा, ठीक है। पहले तो आपने समझा जो आपका कॉर्पस कैलोसम होता है वो क्या होता है, ठीक है। देखिए मैंने क्या कहा कि जो आपका लाइक कॉर्क स्क्रू को मैंने आपको बता दिया कि उसमें कौन सी मतलब क्या आपको अपीयरेंस आएगी, ठीक है। अब हम आते हैं जो उसने लिखा हुआ है कि आपका क्या होगा, आपका एक तरह से मतलब कि उसने लिखा हुआ है कि ये जो होता है कॉर्पस कैलोसम को जब वो एक तरह से क्रॉस करता है, क्योंकि ये मलिग्नेंट है, ठीक है, तो ये कॉर्पस कैलोसम को क्रॉस करेगा। जब ये कॉर्पस कैलोसम को क्रॉस करेगा तो हमें जो ना एक तरह से बटरफ्लाई शेप जो है वो मिलेगी, ठीक है। अब आपको पता है जो कॉर्पस कैलोसम क्या होता है, जो कॉर्पस कैलोसम होता है वो ऐसा मतलब कि स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है आपके राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर को, जो आपके राइट हेमिस्फेयर को और लेफ्ट हेमिस्फेयर को, ब्रेन को, उनको आपस में कनेक्ट कर होता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, ये आपका कॉर्पस कैलोसम होता है जो आपके राइट हेमिस्फेयर और लेफ्ट हेमिस्फेयर को क्या कर रहा होता है, कनेक्ट कर होता है, जोड़ रहा होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, जो ग्लायोब्लास्ट मल्टीफॉर्म है, ठीक है, वो क्या करता है, वो एकदम मलिग्नेंट है तो वो माइग्रेट कर जाता है। अगर वो इस लाइक आपकी राइट हेमिस्फेयर में है तो वो आपके इस तरह इसने इसके थ्रू माइग्रेट करके आपको लेफ्ट हेमिस्फेयर में आ जाएगा, ठीक है। इसमें मतलब कि हमने जो वो अगर हम उसको इतना राइट साइड मतलब कि इसकी जो है वो मतलब कि जो साइड व्यू है वो चेंज है, ठीक है। तो आपने कहने सिर्फ आपने ये समझा कि ये आपका कॉर्पस कैलोसम को जो है वो क्रॉस करेगा और दूसरी साइड पे आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम इसको ऊपर से देखेंगे, ठीक है, ये तो हम जो जो पहला स्ट्रक्चर था इसको हम साइड से देख रहे थे, ठीक है, एक साइड से देख रहे थे, ठीक है। तो जब हम इसको ऊपर से देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये आपका इस तरह आपका बटरफ्लाई शेप मिलेगी, ठीक है। इस तरह बटरफ्लाई शेप मिलेगी। उसने लिखा होगा कि ये क्या करता है, जो कॉर्पस कैलोसम को जो है ये क्रॉस करता है। जब ये कॉर्पस कैलोसम को क्रॉस करता है तो हमें क्या मिलेगा, हमें जो एमआरआई के ऊपर एक बटरफ्लाई शेप मिलेगी, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि कॉर्पस कैलोसम ये क्रॉस करेगा तो हम जो है उसको जब ऊपर से देखेंगे तो हमें जो है वो बटरफ्लाई शेप जो है वो हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। ये सारी चीजें हम इसमें देखते हैं। अब हम आते हैं कि जो हमने अभी पढ़ा कि लाइक आपके सारे होते हैं लाइक अभी तो आपको पता चल गया होगा कि ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म और पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा का जो है आपका एक तरह से जो मतलब की चीजें होती हैं वो आपको क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। अब हम आते हैं इनको हमने डायग्नोज कैसे करना है, फिर हम इनका ट्रीटमेंट कैसे करना है, ठीक है। डायग्नोसिस के ऊपर पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमने इसका डायग्नोसिस कैसे करना है, फिर हम आते हैं हमने इसको ट्रीट कैसे करना है। डायग्नोसिस के लिए आपने कहना है पहले तो हम क्या करवाएंगे, आपका एमआरआई करवाएंगे, ठीक है। एमआरआई क्यों करवाएंगे, यार हम एमआरआई इस वजह से करवाएंगे कि हम देखना चाहते हैं कि आपके ब्रेन के किस लोकेशन के ऊपर लाइक जो आपका ट्यूमर है उसकी लोकेशन क्या है, वो किस जगह के ऊपर है, ठीक है। ये आपने कहना है। पहले हमने क्या करेंगे, एमआरआई करेंगे। एमआरआई हम क्यों करेंगे, हम ये चीज देखने के लिए कि जो आपका ब्रेन के अंदर जो ट्यूमर है, जो ब्रेन के अंदर ट्यूमर उसकी लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है, उसकी लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है। मतलब कि वो आपके फ्रंट पे है, बैक पे है, कहाँ पे है, ये आपने एमआरआई करवाई। जब आपको पता चल गया, जब आपने एमआरआई करवाई, फिर आपने क्या करना है, आपने जनाब बायोप्सी लेनी है, ठीक है। क्या करनी है, आपने बायोप्सी लेनी है, ठीक है। तो बायोप्सी में आप जनाब उसके एक तरह से जो लाइक एस्ट्रोसाइट्स हैं तो उसमें आप जो ना वो माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो उसमें आपके एक स्टार शेप्ड मिलेगी, ठीक है। और दूसरा आपको जो ट्यूमर मार्कर मिलेंगे वो ट्यूमर मार्कर्स भी आप इस मदद से देख सकते हो, ठीक है। बायोप्सी से हमने ट्यूमर मार्कर और आपके जो सेल होगा उसकी शेप को आपने देखना है, ठीक है। ये चीजें आपने देखनी है आपके एमआरआई को और बायोप्सी के ऊपर, ठीक है। ये आपने डायग्नोज के लिए करना है, ठीक है। दूसरा आपने क्या करना है, दूसरा हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट के ऊपर कि हमने इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, ठीक है। डायग्नोसिस हो गया, अब हम आते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट आपको पता है कि आपका लाइक अगर हमने ट्रीटमेंट करना होता है ना तो जो आपका ट्यूमर मेटास्टाइज हो चुका है, पहली बात तो आप समझ लें कि जो मलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं अगर वो आपकी पूरी बॉडी के अंदर फैल चुका है, ठीक है, तो उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो आपका कीमोथेरापी ही होता है, ठीक है। अब कीमोथेरापी कौन सी होती है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हमने उसको ड्रग वगैरह देनी होती है उसको, मतलब कि हम जगह जगह ऊपर जब उसको ट्यूमर को सर्जरिकली जो रिमूव तो नहीं कर सकते, ठीक है। अगर जनाब आपके ब्रेन के अंदर जो ट्यूमर था अगर वो जनाब ब्रेस्ट के अंदर फैल गया है, ठीक है, या फिर आपके लंग्स में फैल चुका है, या आपके जनाब आपके दो दूसरे ऑर्गन हैं लाइक आपकी बोन्स है वहां पे फैल चुका है, तो हम क्या करेंगे जनाब, एक तो आपके ब्रेन में से उसको रिमूव करेंगे, यहाँ से रिमूव करेंगे, यहाँ से रिमूव करेंगे, ब्रेस्ट से रिमूव करेंगे, लंग से, ऐसा तो नहीं ना हो सकता। हमने सिर्फ और सिर्फ उसको कीमोथेरापी देनी है और फिर हमने कहना है कि यार मतलब कि इसको जो है आपने जो है मेहमान ही समझना है, ठीक है। तो इसका प्रॉपर जो वो ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। आपने सिर्फ उसको कीमोथेरापी देनी है, ठीक है। कीमोथेरापी कौन सी होती है मैं आपको अभी बताता हूँ, आपने कुछ ड्रग देनी होती है, एक तो ये चीज है। लेकिन अगर वो जो ट्यूमर है वो बिनाइन है, वो एक जगह के ऊपर ही है, ठीक है, तो अगर एक जगह के ऊपर है तो हमने क्या करना है, हमने सर्जरी करनी है, ठीक है। क्या करनी है, सर्जरी करनी है। और सर्जरी करने हमने उसको रिसेक्ट कर देना है या रिमूव कर देना है, सर्जिकली उसकी रिसेक्शन करनी होती है या रिमूव कर देना होता है, ठीक है। ये आपने कहना है। या तो आप सर्जरी करो या फिर आप क्या करो, आप रेडियोथेरापी करो। क्या करें, रेडियोथेरापी करो। रेडियोथेरापी यानी कि आप रेडिएशन वगैरह दोगे और रेडिएशन से आपके वो ट्यूमर को किल करने की कोशिश करोगे, ठीक है।
अगर वो बिनाइन है तो आप सर्जरी करोगे और उसको रिमूव करोगे, या आप जो रेडिएशन लगाओगे और रेडिएशन शुआओं के जरिए आप उसको इतना किल करने की कोशिश करोगे, या फिर आप जो वो कीमोथेरापी भी कर सकते हो, कीमोथेरापी लाई उसको ड्रग वगैरह दे सकते हो। अब हम आते हैं हमने कौन सी ड्रग देनी है, तो हमारे पास एक ड्रग होती है जिसको कहते हैं टीमोजोलोमाइड। ये कौन सी ड्रग होती है, आप कहते हैं कौन सी ड्रग होती है जिसको हम कहते हैं आपकी टीमोजोलोमाइड। टीमोजोलोमाइड, जिन्होंने फार्मा अच्छी तरह पढ़ी हुई है ना, ठीक है, हम इंशाल्लाह फार्मा का दोबारा से सेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे छुट्टियों में, ठीक है। जब हम छुट्टियां होगी ना इंशाल्लाह, तो एक तरफ आपके सिस्टम चलते रहेंगे और दूसरी तरफ जो होगा वो आपकी फार्मा भी चलती रहेगी, ठीक है, अगर अल्लाह ने चाहा तो, ठीक है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि एक तरफ जो है वो आपकी सिस्टम जो मतलब क्लास होगी, और एक जो टाइम पे आपकी जो जो फार्मा है, जो दूसरे जो बेसिक सब्जेक्ट है उनकी क्लास होगी, ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप दुआ करें, तो जब छुट्टियों में ये सारा प्लानिंग है, बस आपकी दुआ चाहिए। तो आपने कहना कि जो कीमोथेरापी होगी उसमें आपने कीमोजोलोमाइड जो है वो देनी है, ठीक है। उसके अलावा आप जो है वो, अगर मतलब कि आपका इम्यून सिस्टम जो ओवर एक्टिव है, तो आप उसको ग्लूकोकोर्टिकोइड्स भी दे सकते हो, लेकिन आपने मेनली जो आप क्या करना है, आप सर्जरी, ठीक है, और रेडियोथेरापी और कीमोथेरापी जो है, ये तीनों आपने कहना टीमोजोलोमाइड जो आप दे सकते हो, इनको जो है वो प्रेफर कर सकते हो। ये था आपका एक तरह से ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफोर और पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा, इसके A to Z मैंने सब आपको चीजें बता दी हैं, ठीक है। अब मुझे जल्दी से बताएं, आपको समझ आ चुकी है, ये किसी को अभी भी मसला है, या कोई भी किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह, जल्दी सी फिर हम जो है वो आपका दूसरा जो ट्यूमर को हम पढ़ते हैं, ठीक है। आपने बुक जो है वो सामने ओपन करनी है और आपने इसी तरह लिखना है जिस तरह मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी, सिंपल वे से पढ़ा रहा हूँ आपको ताकि हर एक बच्चे को समझ आए, ठीक है। अब आपने जो लाइक इसमें कहना है, ठीक है, वो होगा आपका एक तरह से ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा। कौन सा हम ट्यूमर पढ़ेंगे, उसको कहते हैं आपका ठीक है, ओलिगोडेंड्रोग्लाइओमा, ठीक है, ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा। अब आपको कल हमने पढ़ाया था कि ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, ठीक है। हमने कल पढ़ा था कि ओलिगोडेंड्रोसाइट जो होते हैं, ये तो आपके एक तरह से जो CNS होता है, CNS के ग्लायल सेल्स है, ऐसे ही हमने पढ़ा था। जो आपके ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा है, ये आपके एक तरह से CNS के क्या है, आपके CNS के एक तरह से ग्लाइल सेल्स हैं, ठीक है। और फिर इसकी दूसरी जो कंडीशन हमने पढ़ी थी, लाइक ये आपके जो CNS में जो आपके एक्सोन बनाते हैं, उनके एक्सोन के इर्द की जो माइलिन शीट बनाते हैं, ठीक है, वो अभी हम माइलिन शीट डिस्कस करेंगे, वो आपके ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा ही बनाते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बनाते हैं, ठीक है। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट को हम कल डिस्कस कर चुके हैं। तो अब आपने कहना है कि अगर आपकी किसी भी वजह से जो आपके ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं, ठीक है, क्या अगर ओलिगोडेंड्रोसाइट जो जो हमने कल पढ़े थे, ठीक है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स अगर उनका क्या हो जाए, उनकी प्रोलिफरेशन होना स्टार्ट हो जाए, एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन, एबनॉर्मल डिवीजन होना स्टार्ट हो जाए, जब उनकी एबनॉर्मल डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगी, तो उनकी वजह से उन सारे सेल का क्या बन जाएगा, आपके ब्रेन के अंदर एक गुच्छा, एक ढेर, एक मैस बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसको हम कहेंगे आपका ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा। क्या कहेंगे, आपका एक तरह से ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा कहेंगे, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा क्या है, ठीक है। अब आपने इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं, आपने जो है वही इसी तरह आपने याद रखना है। आपने कहना है कि ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा क्या है, ये मलिग्नेंट ट्यूमर है किसके, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के, किस क्या है आपके एक तरह से मलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है, क्या है आपके मलिग्नेंट ट्यूमर है आप ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के, ठीक है। ये भी आपके क्या है, मलिग्नेंट है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, ये मेटास्टाइज कर जाते हैं, ये आपकी पूरी बॉडी के अंदर फैल जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आपके मलिग्नेंट ट्यूमर हैं आप ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट आपने है कि ये आपके मलिग्नेंट ट्यूमर हैं, ठीक है, लाइक मलिग्नेंट ट्यूमर हैं किसके, ओलिगोडेंड्रोसाइट के, ये आपके CNS के, ठीक है। CNS के हैं, लाइक आपके ओलिगोडेंड्रोसाइट कहाँ पाए जाते हैं, आपके CNS के ग्लाइल, आपके CNS के ग्लाइल सेल है ना, ठीक है। तो आपने कहना मलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ CNS किस में होते हैं, आपने कहना कि ये आपके ओल्डर एज में होते हैं, ठीक है, जो आपके बूढ़े लोग होते हैं उनके अंदर होते हैं, ओल्डर एज में होते हैं, तकरीबन आपकी जो 40 से 50 साल की उम्र होती है उसमें होते हैं, ठीक है जी, आपने कहना है, ठीक है। आपने कहना कि मलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के, फिर आपने कहना कि ये मलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं CNS के, जो ओल्डर एज 40 से 50 साल की जो उम्र हो जाती है उन लोगों में होते हैं, ठीक है, ये आपने कहना है। फिर आपने कहना है, तो ब्रेन में, लाइक ब्रेन के अंदर इनकी मेजर लोकेशन क्या है, ये कहाँ पे होते हैं, तो आपने कहना है कि ये कहाँ पे होते हैं, आपने कहना अराइजेज इन फ्रंटल लोब, ठीक है, जो आपकी फ्रंटल लोब होती है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ फ्रंटल लोब कौन सी होती है, जो आपके ब्रेन के फ्रंट पे, मतलब आपको पता है कि आपकी टेम्पोरल लोब होती है, फ्रंटल लोब होती है, ठीक है। उसके उसमें आपकी क्या होती है, जो आपकी फ्रंट पे एक लोब होती है उसको हम कहते हैं आपका फ्रंटल लोब। तो उसके ऊपर जो ट्यूमर होगा, उसमें जो ट्यूमर अराइज होगा वो होगा आपका ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा। तो आपने कहना है कि ये फ्रंटल लोब में एक तरह से अराइज करते हैं, ठीक है, ये आपने कहना है। फिर आपने कहना है कि जब हम इनकी बायोप्सी लेंगे, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ और यही चीज आपसे पूछी जाएगी, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक है। यार ये मैं पॉइंट्स इस तरह जो है वो मेहनत करने का, इस तरह पॉइंट्स बनाने का मकसद फजूल नहीं है। ये मैं जितनी भी चीजें आपको बता रहा हूँ
यही आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और यही आपकी प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल लाइफ में और आपके जितने भी एग्जाम है उसी में यही चीजें पूछी जाएंगी। ठीक है, तो आपने इसी तरह पॉइंट्स बना के इन चीजों को याद करना है। अगर जिस तरह आपकी बुक के ऊपर लिखी हुई है ना, लाइन बाय लाइन, अगर आप उस तरह रट्टा लगाओगे तो ये आपको कभी भी चीजें नहीं याद रहेंगी, और आप भूल जाओगे तो फिर आपको फायदा ही नहीं होगा। ठीक है, तो आपने कहना है कि एक तो फ्रंटल लोब में होंगे, ओल्डर एज में होंगे, ओलिगोडेंड्रोसाइट का है, और ये मलिग्नेंट है। ठीक है, तो ये आपने क्या, उन बायोप्सी के ऊपर हमें क्या चीज मिलेगी, बायोप्सी के ऊपर हमें फ्राइड एग अपीयरेंस मिलेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मैं अभी आपको इसको दिखाता हूँ इसकी बायोप्सी। ठीक है, तो आपने कहना है कि इसकी क्या मिलेगी हमें, फ्राइड एग अपीयरेंस। जो हमने कल देखा था ना कि लाइक आपके ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की अपीयरेंस जो होती है वो फ्राइड एग अपीयरेंस होती है। ठीक है, फ्राइड एग अपीयरेंस होती है, एंड चिकन चिकन वायर। ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट, ये है फ्राइड एग अपीयरेंस एंड चिकन वायर कैपिलरी पैटर्न। ठीक है, चिकन, ठीक है, क्या होगा आपका चिकन वायर कैपिलरी, चिकन वायर, सॉरी आपका क्या होगा, चिकन वायर कैपिलरी पैटर्न। ठीक है, चिकन वायर कैपिलरी पैटर्न। ठीक है, इज सीन, ठीक है, इज सीन। ठीक है, ये आपने कहना है। ठीक है, आपने क्या करना है, जब आप बायोप्सी लोगे, बायोप्सी के ऊपर आपको क्या मिलेगा, उस लाइक जो जब आप जो है वो आपके आपके पास पेशेंट आता है, उसकी उम्र जनाब 40 से 50 साल की है। एक पेशेंट आपके पास आता है, उसकी उम्र जो है वो 40 से 50 साल की है। ठीक है, तो उसमें आप जो वो डायग्नोज करते हो कि इसको जो ब्रेन का ट्यूमर है। ठीक है, एक चीज को आपको पता चल जाएगी एमआरआई वगैरह करवा के कि इसमें ब्रेन का ट्यूमर है। ठीक है, आप जब एमआरआई करवाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार इसकी जो फ्रंटल लोब है ना, एमआरआई के ऊपर जो फ्रंटल लोब है उसके अंदर कैंसर है। ठीक है, क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि इसके फ्रंटल लोब में कैंसर है। फिर हम मजीद उसकी जो कंफर्म करने के लिए, मतलब अगर आपने पढ़ा हुआ होगा कि आपका जो एक तरह से ओलिगोडेंड्रोग्लाइकोमा होता है वो आपके फ्रंटल लोब में होता है। ठीक है, तो आप जो है वो अपने माइंड के अंदर एक चीज सोचोगे यार इसको ओलिगोडेंड्रोग्लाइकोमा हो सकता है। ठीक है, एमआरआई के ऊपर आपने कहना हो सकता है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने मजीद उसको इन्वेस्टिगेट, लाइक आपने क्या एक्यूरेट डायग्नोज करने के लिए, यानी कि आया कि ये वाकई ही लिकोडेंड्रोग्लाइकोमा या कोई और चीज है, तो आपने उसकी क्या करवानी है, आपने जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस करवानी है वो होगा आपकी बायोप्सी। बायोप्सी में जब आप सैंपल भेजोगे उसको लेबोरेटरी वाले को, तो वो कहेगा कि आपने जो हमें सैंपल भेजा है, ठीक है, उसमें हमें क्या मिला है, हमें फ्राइड एग अपीयरेंस मिली है और चिकन वायर कैपिलरी पैटर्न मिला है। ठीक है, आपके क्या मिलेगा, फ्राइड एग अपीयरेंस और चिकन वायर कैपिलरी पैटर्न मिला है। ठीक है, तो ये आपकी किसमें, आपकी बायोप्सी के ऊपर मिलता है। अब हम देखते हैं कि ये चिकन वायर जो आपकी एक तरह से ये सारी चीजें क्या है, आपने जो है ऐसे, मैं आपको दो तीन इसके पिक्चर दिखाता हूँ ताकि आपको जो वो समझ आ जाए। ठीक है, तो पहली बात हम देखते हैं कि ये जो आपका क्या होगा, एक तो ये क्या होगा आपके फ्रंटल लोब को इन्वॉल्व करेगा। ठीक है, मैं आपको सारी जो पिक्चर यहाँ पे रख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, और फिर मैं आपको एक बार बार जो है वो एक एक करके एक्सप्लेन करता रहूंगा। ठीक है, तो एक ये चीज, एक ये पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ, एमआरआई दिखाता हूँ। ठीक है, इससे आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा ये चीज मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह आपको ये सारी चीजें आपको भूलेंगी नहीं। इसका जब भी आप जो इमेज बेस्ड स्टडी करते हो ना, तो आपको जो है वो चीजें भूलती नहीं है। ठीक है, आपको अच्छी तरह याद हो जाती हैं। ठीक है, तो आपको ये जो लाइक जो पिक्चर वगैरह दिखाने का मकसद फजूल नहीं होता, इनसे आपका जो कॉन्सेप्ट जो होता है वो मजीद जो है वो बेहतर होता है, और इससे जनाब आपको चीजें जो है वो बआसानी जो है वो याद भी रहती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें अभी हम देखते हैं कि इनका सारा क्या सीन होता है। ठीक है, अभी बस रुक जाए। अच्छा जी, अब हम आते हैं इन सारी चीजों के ऊपर, जो मैंने आपको सारी चीजें दिखाई हैं इसका क्या क्या मतलब। अब हम पहली स्लाइड के ऊपर आते हैं, जो पहली मैंने आपको पिक्चर दिखाई है इसका ऊपर हम आते हैं और इसका क्या सीन होता है। ठीक है, वो कहते हैं कि आपका जो ओलिगोडेंड्रोग्लाइकोमा इसकी साइड क्या है, इसकी जगह ये कहाँ पे होता है, तो ये फ्रंटल लोब इन्वॉल्व मोस्टली, जो लाइक जो आपकी फ्रंटल लोब होगी उसके ऊपर जो है इन्वॉल्व होगा। ठीक है, ये जो आपको रेडिश कलर की जो लोब मिल रही है, ठीक है, जो आपके फ्रंट के ऊपर ये जो रेडिश कलर की है, जो रेड कलर की है, इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आपका फ्रंटल लोब। क्या होगी ये आपकी, ये होती है आपकी फ्रंटल लोब। ठीक है, तो जब आपके फ्रंटल लोब के ऊपर एक कैंसर होगा, तो आप जब एमआरआई करवाओगे तो आपको फ्रंटल लोब के ऊपर एक कैंसर मिलेगा, तो आपने सोचना है ओलिगोडेंड्रोग्लाइकोमा का। ठीक है, फिर आप जो मजीद इसको लाइक एमआरआई करवाते हो तो आपको क्या मिलता है, ये जो आपका लाइक ये सारी चीजें, ठीक है, ये सारी उसने चीज बताई। ठीक है, ये एक ट्यूमर है। ठीक है, ये आपके लाइक एबनॉर्मल सेल का क्या बन चुका है, एक ढेर सा बन चुका है, प्रोलिफरेशन उनकी मिल रही है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपकी एक तरह फ्रंटल लोब के ऊपर क्या है, ये आपकी ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की प्रोलिफरेशन हो चुकी है, उनका एक तरह से मैस बन चुका है। तो ये क्या है आपके एक ओलिगोडेंड्रोग्लाइकोमा। ठीक है, और ये नॉर्मल है। देखें ये इन दोनों में क्या फर्क आपको दिखाई दे रहा है, इसमें ये थी लाइक और इसमें ये नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये नॉर्मल है, और इसमें क्या आपका कैंसर है। ठीक है, इसमें क्या है आपके एक तरह से कैंसर है। ठीक है, अब इन दोनों चीज आपके मजीद क्लियर होगी, फिर आप मजीद ये चीज देखें, तो ये चीज जनाब इसके अंदर क्या है, ये आपके एक तरह से इस लाइक यहाँ पे जो है वो कैंसर हो चुका है। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें जनाब आपकी क्या होगी है, ये एबनॉर्मल, लाइक दूसरे तो ठीक है, दूसरे के जो मतलब कि स्ट्रक्चर है वो तो सही है, वो तो और है, लेकिन ये जो चीज है इसके ऊपर क्या है कि आपका ओलिगोडेंड्रोग्लाइकोमा हो चुका है। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया कि
ये फ्रंटल लोब को इन्वॉल्व करेगा ओलिगो। अब हम देखते हैं जो हमने पढ़ी थी कि फ्राइड एग अपीयरेंस हमें मिलेगी, उसका क्या सीन होता है, ठीक है। देखिए उसने यहाँ पर जो फ्राइड एग अपीयरेंस जो है वो साथ बनाई हुई है, ठीक है, जो आप माशाल्लाह जो हॉस्टल वगैरह बनाते रहते हो, ठीक है। अब देखिए इस पैटर्न में हमें क्या चीज मिले, आप जनाब गौर करो तो यहाँ पर ये चीज है, ठीक है, इस तरह ये आपका क्या है, और दरमियान में आपका अगर ब्लू स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा हो, ठीक है, तो इसमें ये क्या है, ये आपकी जर्दी टाइप है जो उसने यहाँ पे बनाई हुई है, ठीक है, ये वाली चीज उसने यहाँ पे दिखाई हुई है। और दूसरी जनाब आपको जो व्हाइटिश स्ट्रक्चर है वो मतलब साइडों पे है, ठीक है। ये अगर आप गौर करो ये क्या है, ये आपका क्या है, जो मैंने रेड कलर का बनाया है, ठीक है, रेड कलर का जो है वो यहाँ पे व्हाइटिश कलर है, ठीक है, ये इस तरह का, ठीक है। और जो अंदर है, ठीक है, वो जो ब्लू कलर का मैंने बनाया है वो कौन सी है, वो आपकी ये आपकी येलो कलर की है, ठीक है। हाँ डिलीशियस। तो आपने कहना है कि ये आपकी एक तरह से फ्राइड एग अपीयरेंस की है, ठीक है। अगर आप मजीद जो गौर करो तो ये क्या है, ये आपकी एक तरह से ब्लू कलर की है, और इसके इर्द गिर्द जो मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ठीक है, ये क्या है, ये आप इस तरह देखो, ठीक है, ये क्या है, इस तरह आपका स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। ये बहुत सारी इस तरह स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, ये देखें इस तरह आपके क्या है, ये आपकी फ्राइड एग अपीयरेंस, ठीक है, फ्राइड एग अपीयरेंस आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। अगर मतलब कि आप गौर से देखोगे तो आपको ये चीजें सारी पता चल जाएंगी, ठीक है। तो ये आपकी हिस्टोपैथोलॉजी के ऊपर ही आप जो है वो जब आप हिस्टोपैथोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर ये सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया इसमें जो फ्राइड एग अपीयरेंस होगी और आपको इस मतलब की शक्ल की आपको दिखाई देगी, ठीक है। अब मजीद जो उसने दिखा हुआ है जो चिकन वायर पैटर्न होगा, ठीक है, जो क्या होगा आपके चिकन वायर पैटर्न, उसका क्या मतलब होता है। देखिए आपने ये छोटे छोटे मुर्गे आप देख रहे होते हैं, ठीक है, मतलब कि माशाल्लाह सबके घरों में होंगे। तो ये क्या है कि ये आपके इस पिंजरे के पीछे है, ठीक है, ये जो आपका पिंजरा लगा हुआ है इसके पीछे है, ऐसे ही है ना, ठीक है। चिकन वायर मतलब कि चिकन वायर का क्या मतलब होता है कि लाइक जो आपका ऐसा जो पिंजरा होता है, लाइक उसने जो मतलब जो पिंजरा होता है वो भी आपके एक तरह वायर से मिलकर बना होता है, ऐसे ही है ना। तो ये देखिए उसने पहले तो एक वायर बनाई हुई है, फिर उसके नीचे पीछे क्या बना है, आपके चिकन बनाए हुए हैं, ठीक है, जो मुर्गे जनाब आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, जिनको मतलब जिबा करके खाने का दिल भी करता है, लेकिन यहाँ पे मुश्किल है, ठीक है। तो ये इस तरह आपके, अब ये देखें मजीद जब जब हम इसकी लाइक के स्लाइड के ऊपर देखते हैं तो आपको पता चल, ये देखें आपकी स्ट्रक्चर किस तरह देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इस तरह मिल रहे हैं जैसे आपका एक तरह से वो वायर, लाइक जो आपकी वायर होती है जिन्होंने अपने अंदर जो चीजों को मतलब कि चीजों को जो लाइक आपके जो होते हैं मुर्गी होते हैं उनको अपने अंदर जो कैद करके रखा है, ऐसे ही मिल रहे हैं ना। तकरीबन ऐसी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, इस तरह के जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये चिकन वायर मतलब कि चिकन वायर पैटर्न आपको, और ये कैपिलरीज होते हैं, ये जो आपके एक तरह से रेडिश कलर की मिल रही है ना, ये आपकी कैपिलरीज हैं, ठीक है। तो ये कैपिलरी के इसका आपको इस तरह आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। इस तरह आपको ये चीजें सारी देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो आपने कहना है चिकन वायर कैपिलरी पैटर्न इज सीन, चिकन वायर कैपिलरी पैटर्न इज सीन, ठीक है। ये आपको फ्राइड एग अपीयरेंस एंड चिकन वायर कैपिलरी पैटर्न इज सीन, ठीक है। तो अब आई होप सो कि आपको क्लियर हो चुका होगा कि आपको जो चीजें मैंने आपको बताई थी कि आपको जब आप बायोप्सी लोगे तो उसमें फ्राइड एग अपीयरेंस और चिकन वायर कैपिलरी पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब मुझे जल्दी से बताएं कि जो मैंने आपको 3 कैंसर बताए हैं वो कैंसर आप सबको क्लियर है, उसमें कोई मसला तो नहीं है किसी को, किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो जल्दी से बता दें। और इनका डायग्नोज और ट्रीटमेंट जो होगा वो सेम होगा, ठीक है। अब बायोप्सी करोगे, एमआरआई करोगे, ठीक है। और दूसरा जो इनका लाइक अगर मतलब ये मलिग्नेंट है तो मलिग्नेंट के लिए आपको पता है कि मलिग्नेंट के लिए हम इनको कीमोथेरापी दे सकते हैं, ठीक है। हम जगह जगह के ऊपर जनाब जाके उसके सर्जरी करके जनाब उसको रिजेक्ट तो नहीं कर सकते, ठीक है, उसको जगह जगह से ऊपर हम ऑर्गन को उड़ा तो नहीं ना सकते। तो हम उसको एक तरह से कीमोथेरापी कर सकते हैं। हाँ अगर वो बिनाइन है तो बिनाइन के ऊपर हम क्या करेंगे, उसकी कीमो कर सकते हैं, उसको सर्जरी कर रिमूव कर सकते हैं, रेडिएशन वगैरह हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने ट्रीटमेंट जो है या आपकी डायग्नोसिस हो वो सेम इस तरह लिखनी जैसे ऊपर है, ठीक है। ये तीनों कैंसर थे आज आपके, ठीक है। अब हम आते हैं, पहले मैं आपसे पूछ लेता हूँ आइए अपने बोरों में। अच्छा अब हम आते हैं आपके एक तरह से जो आपका टॉपिक रह गया था स्टार्टिंग में, आपकी जो फिजियो था उसमें जनाब, उसमें क्या होता है, ठीक है। उसमें हम देख लेते हैं जो आपकी माइलिन शीट होती है, उस माइलिन शीट को हम देख लेते हैं और फिर आप जो है वो छुट्टी करें, ठीक है। अब हम आते हैं लाइक आज जो हमारा टॉपिक था रह गया था उसमें हम क्या है, आपकी एक तरह से माइलिन शीट है और उसको हम देख लेते हैं उसका क्या सीन होता है, ठीक है। अब आपने जो हेडिंग देनी है वो कौन सी है, वो है आपकी एक तरह से माइलिन शीट, क्या है आपकी एक तरह से माइलिन शीट के ऊपर जैसे ही आप जो फिजियो ओपन करोगे ना, ठीक है, अब स्टार्टिंग में जाओ फर्स्ट एड के ऊपर, वहां पे लिखी हुई है, ठीक है। लेकिन आप पहले जो है वो यहाँ से लिख लें फिर आप वहां पे जाके याद कर लेना, ठीक है। अब हम आते हैं माइलिन शीट क्या होती है, देखिए मैं जल्दी से आपको जो है ये करवा देता हूँ। आपने कहना कि ये क्या है, ये आपकी एक तरह से इंसुलेटिंग, क्या क्या है, आपने कहना कि ये आपकी एक तरह से इंसुलेटिंग कवर है, ठीक है। क्या है आपकी इंसुलेटिंग कवर अराउंड द एक्सोन, ठीक है, इंसुलेटिंग कवर अराउंड द एक्सोन इन द नर्वस सिस्टम, ठीक है, इस तरह आपने लिखना है।
कि आपका क्या है कि ये आपका एक तरह से इंसुलेटिंग कवर अराउंड द एक्सोन इन द नर्वस सिस्टम, ठीक है। इंसुलेटिंग कवर अराउंड द एक्सोन इन द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम से कौन कौन से आते हैं? आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आता है और आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम आता है, ठीक है। एक तो ये आपने लिखना है। इसकी डेफिनेशन आपने लिखनी है कि माइलिन शीट इज ए सच अ शीट विच इज ए इंसुलेटिंग कवर अराउंड द एक्सोन इन द नर्वस सिस्टम, लाइक आपके पीएनएस में भी हो सकती है और आपके सीएनएस में भी हो सकती है, ठीक है। आपने इसी तरह लिखना है। अभी मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन बताता हूँ, आपने सिर्फ लिखना है अभी, ठीक है। फिर आपने कहना है कि इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड, ठीक है। ये क्या होती है? ये आपकी लिपिड से मेनली कंपोज लिपिड, ये आपकी लिपिड से मिलके बनी होती है, ठीक है। ये आपने कहना है, ठीक है। क्योंकि लाइक ये इंसुलेटिंग कवर है ना, इंसुलेटिंग का क्या मतलब होता है? यानी ऐसी जिसमें कोई भी करंट वगैरह ना गुजर सके, ठीक है। आपको पता होगा जो आपके एक तरह से क्या होता है कि आपका एक तरह से क्या होता है कि जो आपके कंडक्टर होते हैं और इंसुलेटर होते हैं, और जो कंडक्टर होते हैं वो उनमें करंट वगैरह गुजर सकता है, इंसुलेटिंग में नहीं गुजर सकता। तो आपको पता है कि जिस आपकी जो लिपिड्स होते हैं वो भी इंसुलेटिंग होते हैं, ठीक है। वो भी आपके नॉन कंडक्टर होते हैं, और नॉन कंडक्टर को हम क्या कहते हैं? एक इंसुलेटर कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी माइलिन शीट जो होती है वो इंसुलेटिंग है, तो इसका मतलब क्या है? वो आपकी लिपिड से मिलके बनी हुई है, ठीक है। तो आपने कहना ये आपके क्या है? ये आपका इंसुलेटिंग कवर होता है अराउंड द एक्सोन इन द नर्वस सिस्टम, और ये आपकी किससे मिलके बनी होती है? ये आपकी लिपिड से मिलके बनी होती है, ठीक है। ये आपने कहना है। फिर अभी हम आते हैं लाइक आपकी इसकी सेंथेसिस, ठीक है। लाइक इसकी सेंथेसिस कहाँ कहाँ से होती है, ठीक है। इसकी सोर्सेज ऑफ सेंथेसिस, लाइक कौन कौन से ऐसे सेल होते हैं जिसको इनकी क्या करवा रहे हैं? इनकी एक तरह से सेंथेसिस रहे होते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कल हमने पढ़ा था कि आपके ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं। कौन से होते हैं? आपके ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं, और आपकी शवान सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? कि आपके शवान सेल्स होते हैं। और ओलिगोडेंड्रोसाइट जो होते हैं वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपकी माइलिन शीट बना रहे होते हैं, और शवान सेल जो होते हैं वो आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपके मतलब कि बना रहे होते हैं उसके आपके माइलिन शीट को, ठीक है। जी आपने कहना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको समझा देता हूँ कि एक्सोन क्या होते हैं, ये सारी चीज क्या होती है, ठीक है। आपने इसी तरह का एक स्ट्रक्चर बनाना है, इस तरह आपने स्ट्रक्चर बनाना है। फिर जनाब इससे क्या होता है? एक स्ट्रक्चर जो है इस तरह आपने जो है वो लेकर जाना है, ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जी आपने कहना है, ठीक है। इस तरह का आपका स्ट्रक्चर आप बना लेना है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको कंप्लीट हम कहते हैं न्यूरॉन। क्या होते हैं? आपके से न्यूरॉन होते हैं, ठीक है। ये जो मैंने आपका स्ट्रक्चर बनाया, अगर इसको कंप्लीट देखे तो ये होता है आपके एक तरह से न्यूरॉन होता है। क्या होता है? न्यूरॉन होता है। अब ये जो न्यूरॉन होते हैं ये इनको न्यूरोनल सेल भी कहते हैं, कि इनके डिफरेंट जो होते हैं वो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये जो पार्ट होता है जो मतलब कि बाहर की तरफ उभरा हुआ जो पहला पार्ट है, इसके दरमियान में एक क्या होती है? एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अगर ये न्यूक्लियस है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं आपका सेल बॉडी। क्या कहते हैं? आपकी तरह से सेल बॉडी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? ये आपकी न्यूरॉन की क्या है? सेल बॉडी है, ऐसी है ना। तो इस सेल बॉडी के ऊपर छोटे छोटे इस तरह जो है धागे होते हैं, फाइबर होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? आपके तरह से डेंड्रोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आपके डेंड्रोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। आपने साथ साथ लिखते जाना है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आपने कहना है कि क्या होते हैं? कि ये आपकी जो पूरा न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन का जो पहला लाइक ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम सेल बॉडी कहते हैं। और इसके अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर जनाब आपके सेल बॉडी होती है, लाइक आपका न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और इसके ऊपर जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं आपकी एक तरह से डेंड्रोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर दूर जा रहा है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं आपके एक्सोन, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? आपके इसको हम कहते हैं आपकी एक्सोन, ठीक है। एक्सोन का क्या मतलब होता है? जो आपकी इंपल्स को दूर लेकर जाए, ठीक है। तो आपने कहना ये होता है आपका एक्सोन। अब क्या होता है कि इस एक्सोन के ऊपर, ठीक है, इस एक्सोन के ऊपर अगर ये आपकी ब्रेन के अंदर है, लाइक अगर ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर है, तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या करेंगे? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स इनके ऊपर इस तरह का एक क्या बना देंगे? आप इस तरह की एक माइलिन शीट बना देंगे। इनको आपने इसी तरह ही बनाना है, ठीक है। ये छोटे छोटे गैप होते हैं, और गैप के बाद ये माइलिन शीट इस तरह बनती है, ठीक है। इस तरह की आपकी क्या बनती है? आपकी एक तरह से माइलिन शीट बनती है, ठीक है। अब ये जो माइलिन शीट होती है ना, इसका क्या काम होता है ये अभी हम पढ़ते हैं, ठीक है। अभी आपने समझना है कि अगर ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स आपके सीएनएस में क्या बनाएंगे? आपकी माइलिन शीट बनाएंगे, ठीक है, आपकी एक्सोन के इर्द गिर्द। और जो आपके पीएनएस में होगा, अगर ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन है, तो इसमें शवान सेल होंगे। वो शवान सेल क्या बनाएंगे? वो शवान सेल आपकी बनाएंगे आपके तरफ से माइलिन शीट, ठीक है। तो इनके दरमियान जो गैप था, इनके दरमियान जो छोटा सा गैप मैंने कहा था कि इस गैप को हम कहते हैं आपका नोड ऑफ रेनवियर। क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं आपका नोड ऑफ रेनवियर। इस तरह आपने लिखना है, ठीक है। क्या होता है कि आपके से नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं, ठीक है। नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। अब ये जो नोड ऑफ रेनवियर होते हैं इसमें क्या होते हैं? इसमें बहुत ज्यादा सोडियम आयंस होते हैं। क्या होते हैं? आपके बहुत ज्यादा सोडियम आयंस होते हैं, ठीक है। ये आपने कहना है, ठीक है। ये इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। लाइक का क्या होता है? मैन में एक नोड ऑफ रेनवियर होता है, और आपकी सेल बॉडी जहाँ से आप सेल एंड हो रही है,
और जहाँ से आपका एक्सोन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, इस पोर्शन लाइक ये जो मैंने आपको पोर्शन बनाया है ग्रीन कलर का, इस पोर्शन को हम कहते हैं आपके एक तरह से एक्सोन हाइलोक, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, क्या है आपके एक तरह से एक्सोन हाइलोक है, HILLOC के, ठीक है, ये आपने लिखना है, ठीक है। लाइक इसके दरमियान में जो स्ट्रक्चर होगा उसको नोड ऑफ रेनवियर कहेंगे, और जहां से आपकी एक तरह से एक्सोन स्टार्ट हो रहा है उसको हम कहते हैं एक्सोन हाइलोक। अब जो एक्सोन हाइलोक है ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम क्या है, ये जो होता है ना, ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है। ये क्या होता है, ये बहुत ज्यादा हसास होता है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। और इसकी जो थ्रेश होल्ड होती है, ठीक है, मैंने आपको बताया था ना जब फार्मा पढ़ रहे थे, ठीक है, जब हम एक CVS की लाइक वो फार्मा पढ़ रहे थे, मैंने आपको वहां पे इसका बताया था पूरा कॉन्सेप्ट। जो इसकी जो थ्रेश होल्ड होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है, इसकी जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है। तो जब भी इसको थोड़ी सी भी स्टिमुलेशन मिलेगी ना, ठीक है, इसको जब भी थोड़ी सी स्टिमुलेशन मिलेगी तो ये क्या करेगा, ये आपके पूरे के पूरे इस एक्सोन को स्टिमुलेट करेगा, पूरे के पूरे आपके न्यूरॉन को क्या कर देगा, स्टिमुलेट कर देगा। अब इस एक्सोन ऑफ हाइलेक का क्या फायदा है, इस एक्सोन ऑफ हाइलेक का ये फायदा है कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा कम इम्पल्स हो, ठीक है, अगर आपके पास बहुत ही ज्यादा वीक हो, बहुत ही ज्यादा कमजोर और बहुत ज्यादा कम इम्पल्स हो ना, और आप चाहते हो कि आप पूरी एक न्यूरॉन को जनाब आपका स्टिमुलेट हो जाए, लाइक आप पूरी जो बॉडी होती है उसको स्टिमुलेट हो सके, तो आपने क्या करना है, आपने इस एक्सोन ऑफ हाइलोक को जाके स्टिमुलेट कर देना है। जब आपकी एक्सोन हाइलोक स्टिमुलेट हो जाएगी ना, तो फिर क्या होगा कि आपकी ये जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है उसका थ्रेश होल्ड भी कम होता है, तो ये पूरे आपके पूरे न्यूरॉन को एक तरह से स्टिमुलेट कर देगा, ठीक है। ये एक्सोन हाइलोक का फायदा होता है। एक्सोन हाइलोक क्या होता है, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, इसकी थ्रेश होल्ड बहुत ज्यादा कम होती है। अगर आपके पास वीक इम्पल्स है और आप पूरे न्यूरॉन को जनाब एक तरह से स्टिमुलेट करना चाहते हो, तो आप जो है वो चुप करके इस एक्सोन हाइलोक को स्टिमुलेट कर दो, ठीक है। ये आपके पूरी जनाब उसको स्टिमुलेट कर देगा, ठीक है। तो ये तो आपका एक तरह से नोड ऑफ रेनियर का क्या फायदा होता है, और आपका नोड ऑफ रेनियर का क्या फायदा होता है, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। लेकिन अभी मैंने जिस चीज को आपको बताया वो आपका एक्सोन हाइलिक था, ठीक है। तो ये आपको प्रॉपर पता चल गया कि आपके एक्सोन क्या होते हैं, सेल बॉडी क्या होता है, और आपके डेंड्राइट्स क्या होते हैं, और इनके ऊपर जो मेलिन शीट होती है वो क्या होती है, ठीक है। ये इस तरह आपने समझना है। अब आई होप सो कि आपको यहाँ तक जो वो समझ आ चुकी होगी, ठीक है। अब हम आते हैं लाइक इसके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। लाइक इसके जो आपके बताया मैंने अभी कि आपके जो माइलिन शीट होते हैं इसके फंक्शंस क्या हैं, लाइक ये आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती है, ठीक है। जो पहला आपने इसका फंक्शन लिखना है, तो आपने कहना है कि इट इंक्रीजेज इम्पल्स कंडक्शन। ये इंक्रीजेज इम्पल्स कंडक्शन, ठीक है। इट इंक्रीजेज इम्पल्स कंडक्शन, ठीक है, यानी कि ये आपके न्यूरॉन के अंदर जो इम्पल्स होगी उसको बहुत तेजी से कंडक्ट करेगी। ये क्यों करेगी मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। जब मैं इसकी पढ़ाऊंगा ना आपको, जो टाइप्स ऑफ कंडक्शन कौन कौन सी होती है, टाइप्स ऑफ इम्पल्स कंडक्शन, तो आपको मजीद कॉन्सेप्ट वहां पे समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आपने कहना कि ये क्या करती है, इट इंक्रीजेज इम्पल्स कंडक्शन, और दूसरी ये क्या करवाती है, ये प्रोटेक्शन, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एक्सोन, ठीक है। ये जो आपकी एक्सोन होती है उसको प्रोटेक्ट कर रही होती है, ठीक है, कोई भी आपकी इंजरी से, ठीक है, उससे क्या कर रही होती है, प्रोटेक्ट कर रही होती है, क्योंकि आपके अंदर क्या है, अंदर एक्सोन है और ऊपर क्या है, माइलिन शीट है। तो ठीक है, तो आपने कहना है कि ये आपकी एक्सोन को एक तरह से प्रोटेक्ट कर रही होती है, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपने लिखनी है कि इट प्रिवेंट मिक्स ऑफ द इम्पल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो आपकी माइलिन शीट होती है प्रिवेंट करती है, किस चीज को प्रिवेंट करती है, प्रिवेंट टू मिक्स अप ऑफ इम्पल्स, ठीक है। मिक्स अप यानी कि आपके एकदम मिक्स होने से बचाती है ऑफ इम्पल्स, मिक्स अप ऑफ इम्पल्स। आपने कभी सोचा है, ठीक है, आपकी तो बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा न्यूरॉन्स होती हैं, आपको पता है ना, आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा न्यूरॉन होती हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि ये आपकी एक न्यूरॉन जा रही है, ठीक है, आपकी एक जनाब नर्व फाइबर जा रही है, एक यूए नर्व फाइबर जा रही है, ये आपकी मैं कहूँ कि आपकी लंग्स की तरफ जा रही है, ये आपके हाथों की तरफ जा रही है, ये आपकी जो मैंने आपकी नर्व फाइबर बनाई है ये आपकी एक लेग्स की तरफ जा रही है, ठीक है। अब आपको पता है कि इसके अंदर जो इम्पल्स जा रही है, इसके अंदर लाइक अगर मैं सबसे नीचे वाली को कहूँ, अगर इसके अंदर जो इम्पल्स जा रही है वो इसके साथ मिक्स क्यों नहीं होती, ठीक है। लाइक ये भी इम्पल्स है, ये भी इसके अंदर भी इम्पल्स जा रही है, वो मिक्स क्यों नहीं होती, मतलब कि आपकी बॉडी के अंदर ये सारी जो आपकी नर्व्स होती हैं, ठीक है, आपकी जो नर्व्स होती हैं, एक्सोन होते हैं, वो तो एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब है, ठीक है, ऐसे ही ना बहुत ज्यादा करीब होते हैं। तो आपका ये जो इम्पल्स इसमें जा रही होती है, इसमें जो करंट जा रहा होता है वो एक दूसरे के साथ मिक्स क्यों नहीं होता, लाइक उसका इधर क्यों नहीं आता, उसका इधर क्यों नहीं जाता। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखना कि जो आपकी माइलिन शीट होती है, क्योंकि ये अगर न्यूरॉन है इसके ऊपर माइलिन शीट होती है, क्योंकि ये इंसुलेटर है, ये क्या है, इंसुलेटर है, ठीक है। ये आपका नॉन कंडक्टर है। जब ये नॉन कंडक्टर है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका लाइक अगर ये इसके अंदर जो इम्पल्स जा रही है वो इससे पास होके इधर नहीं आएगी,
इधर क्योंकि ये लिपिड होते हैं, लिपिड क्या होते हैं, आपके नॉन कंडक्टर इंसुलेटर होते हैं, तो वो अपने में से जो इम्पल्स होते हैं उनको मिक्स अप नहीं होने देते। ठीक है, आपने ये कॉन्सेप्ट बताना है कि आपकी बॉडी के अंदर जो नर्व्स होती हैं उनकी इम्पल्स इस वजह से मिक्स अप नहीं होती क्योंकि उनके ऊपर माइलिन शीथ होती है, और माइलिन शीथ जो होती है वो इंसुलेटर होती है, वो आपकी जो इम्पल्सिस होती है उनको मिक्स अप नहीं होने देती। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, जो आपने लाजमी और लाजमी याद रखनी है। ठीक है, पहले आपने कहना है कि ये इम्पल्स कंडक्शन को स्पीड अप करती है, इसका कॉन्सेप्ट आगे आएगा। फिर आपने कहना है कि ये आपके एक्सोन को प्रोटेक्ट करती है और ये प्रिवेंट करती है मिक्स अप द इम्पल्स, आपकी बॉडी के अंदर एक इम्पल्स को दूसरी इम्पल्स से मिक्स अप नहीं होने देती। ठीक है, ये आपने लिखना है। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी माइलिन शीट लुक वाइट, इट लुक वाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, इट लुक वाइट देयर फोर सर्जन, ठीक है, देयर फोर सर्जन आइडेंटिफाई इट, ठीक है, आइडेंटिफाई इट ड्यूरिंग सर्जरी, आइडेंटिफाई इट ड्यूरिंग सर्जरी एंड प्रिवेंट इट्स इंजरी, एंड प्रिवेंट इट्स इंजरी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, जो आपकी माइलिन शीट होती है ना, ये आपकी व्हाइट नजर आती है। ठीक है, जी बिल्कुल आपकी व्हाइट होती है। जब ये व्हाइट होती है ना, तो जब भी आपका सर्जन होता है, जब वो सर्जरी कर होता है, जब आप इंशाल्लाह फ्यूचर में सर्जरी वगैरह करोगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो मतलब कि जब वो सर्जरी कर होता है तो आपने काम ही देखा होगा कि उस डॉक्टर ने क्या कर दिया है, उसने उसकी नर्व्स जो है वो काट दिया है। आपने मतलब कि बहुत रेयर सुना होगा। ठीक है, जो अच्छा सर्जन होता है वो मतलब कि आपकी नर्व्स को डैमेज नहीं करता। ठीक है, तो इनशाला आप क्या करोगे, आप जो वो कभी भी अपनी लाइफ में नर्व्स वगैरह को डैमेज नहीं करोगे, क्योंकि अभी आप जो है वो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा कि आप जो है वो एक तरह से आपकी बॉडी के नर्व्स को वो कैसे आपकी डैमेज नहीं होगी, अभी आपको कॉन्सेप्ट का पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपने कहना कि ये जो आपकी आपकी माइलिन शीट होती है, ये माइलिन शीट जो होती है ये वाइट होती है, क्या होती है, आपकी वाइट होती है। जब आपका लाइक सर्जन जो होता है, जब सर्जरी कार होता है ना, जब एक मसल की सर्जरी कार होता है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका मसल है, ठीक है, उसके अंदर ये जो आपकी क्या जा रही है, ये आपकी नर्व्स जा रही है। ठीक है, इसके साथ ये जो नर्व्स जा रही है, तो इस नर्व्स के ऊपर क्या है, आपकी माइलिन शीथ है, क्या है, माइलिन शीथ है। ठीक है, ये जो माइलिन शीथ होती है ये क्या होती है, ये आपकी व्हाइटिश होती है, क्या होती है, आपकी व्हाइटिश होती है। जब ये व्हाइटिश होती है तो वो सर्जन को पता चल जाता है, जब उसने आपकी न्यूरो पढ़ी होगी, वो कहेगा यार ये जो एक तरह से व्हाइटिश है, इसका मतलब ये क्या है, ये नर्व है, तो मुझे इस नर्व को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो इसी वजह से आपने कहना है कि ये जब वो सर्जरी करता है तो ये व्हाइटिश कलर की दिखाई देती है, तो इस वजह से जो सर्जन होता है वो इसको आइडेंटिफाई कर लेता है, उसकी इंजरी को क्या करता है, इसकी इंजरी को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये आपने इसके अंदर चीजें याद रखनी। ठीक है, अब इसके अंदर लाइक आपको पता चल गया, अब आप आते हैं टाइप्स ऑफ इम्पल्स कंडक्शन। ठीक है, जो मैंने पहले आपको बात बताई थी कि इट इंक्रीजेस द मतलब कि ये इम्पल्स कंडक्शन को स्पीड अप करता है। तो हम आते हैं टाइप्स ऑफ इम्पल्स कंडक्शन। ठीक है, क्या है टाइप्स ऑफ इम्पल्स कंडक्शन, आपकी बॉडी के अंदर इम्पल्स कंडक्शन की कितनी टाइप्स होती हैं। ठीक है, तो आपने कहना है कि मेनली दो तरह की कंडक्शन होती है। ठीक है, एक को कहते हैं आपकी साल्टेटरी, क्या होते हैं आपकी साल्टेटरी, आपकी साल्टेटरी कंडक्शन, या फिर हम इसको एक और नाम देते हैं जंपिंग कंडक्शन। क्या कहते हैं आप, एक तरह से जंपिंग कंडक्शन भी कहते हैं। साल्टेटरी कंडक्शन क्या होती है, जंपिंग कंडक्शन क्या होती है, और एक होती है आपकी कॉन्टिन्यूस कंडक्शन। ठीक है, क्या होती है आपकी एक तरह से कॉन्टिन्यूस कंडक्शन होती है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस कंडक्शन होती है। ठीक है, आपकी क्या होती है, एक होती है आपकी साल्टेटरी कंडक्शन जो आपकी जंपिंग कंडक्शन होती है, और एक होती है आपकी कॉन्टिन्यूस कंडक्शन होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बनाता हूँ, यहाँ पे आपके एक तरह से आपके न्यूरॉन बनाता हूँ। ठीक है, अब ये जो न्यूरॉन होता है इसका सारा स्ट्रक्चर आपको पता है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको नहीं बताया था ना, इसको हम कहते हैं एक्सोन टर्मिनल। क्या कहते हैं, जहाँ पे आपका एक्सोन एंड हो रहा है ना, इसको हम कहते हैं आपका एक्सोन टर्मिनल कहते हैं। ठीक है, अब ये जो आपका साल्टेटरी या जंपिंग कंडक्शन होता है ना, इसके इसमें क्या होता है, लाइक इसके अंदर जो आपके न्यूरॉन्स आती है ना, उस न्यूरॉन्स के एक्सोन के ऊपर आपकी क्या होती है, आपकी माइलिन शीथ होती है। क्या होती है आपकी एक तरह इस तरह की माइलिन शीट होती है। जब इस तरह की इसकी माइलिन शीट होती है ना, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि आपको पता है कि जो माइलिन शीट होती है उसके अंदर से तो आपका इम्पल्स कंडक्शन नहीं हो सकती ना, उसके अंदर इम्पल्स कंडक्शन तो नहीं हो सकती। तो जब भी आपकी इम्पल्स अगर यहाँ पे आएगी तो वो क्या करेगी, इससे पास जंप करके इधर आ जाएगी, फिर इससे जंप करके इधर आ जाएगी, फिर इससे जंप करके जो आपके नोड ऑफ रेनियर है वहां पे आ जाएगी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें नोड ऑफ रेनियर होता है। फिर वो जंप करके इधर आ जाएगी, फिर वो जंप करके इधर आ जाएगी, फिर मतलब इस तरह आपके एक्सोन तक, मतलब एक्सोन टर्मिनल तक पहुंच जाएगी। ठीक है, क्योंकि माइलिन शीट तो इंसुलेटर होती है, वहां से तो आपके पास नहीं पास कर सकती। इसका मतलब जो आपके नोड ऑफ रेनियर होता है जिसमें बहुत ज्यादा सोडियम होता है, इम्पल्स यहाँ पे आती है, फिर यहाँ से जंप करके आगे चली जाती है, फिर यहाँ से जंप करके आगे आगे चली जाती है, फिर जंप करके आगे चली जाती है। ठीक है,
तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम जंपिंग कंडक्शन या आपकी साल्टेटरी, साल्टेटरी क्यों कहते हैं, क्योंकि आपके नोड ऑफ रेनियस सोडियम होता है, और सोडियम क्या होता है, साल्ट होता है, ठीक है। तो इस वजह हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आपके साल्टेटरी या जंपिंग कंडक्शन होते हैं। और अब अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, कि अगर आपकी बॉडी के अंदर जो साल्ट आपकी एक जंपिंग कंडक्शन अच्छी है या कंटिन्यूअस कंडक्शन अच्छी है, तो आपने कहना है कि जो आपकी साल्टेटरी या जंपिंग कंडक्शन है ये बेस्ट और फास्ट इंपल्स कंडक्शन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं अभी आपको मतलब कि आप समझ रहे हो कि जो कंटिन्यूअस होती है वो होती है, लेकिन आपने कहना है जो बेस्ट एंड फास्ट इंपल्स कंडक्शन होती है ना, बेस्ट एंड फास्ट इंपल्स कंडक्शन होती है, वो आपकी साल्टेटरी या जंपिंग कंडक्शन होती है, ठीक है। अगर फर्ज मैं आपको कहूँ मतलब कि आपने क्या करना है, आपने जनाब ट्रेवल करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक ट्रेवल, लाइक ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक आपने ट्रेवल करना है, ठीक है। अगर एक लड़का है, ठीक है, वो इस तरह जना कंटिन्यूस जनाब ट्रेवल कर रहा है, इस तरह ऐसा ऐसा जनाब ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, तो वो जल्दी इस बी तक पहुंचेगा, या आपका एक और लड़का है, ठीक है, जिसने भी ए से जाना है बी से जाना है, वो जंप कर रहा है, एक तो वो जंप करके इधर आ जाता है, फिर वो जंप करके इधर आ जाता है, फिर वो जंप करके आ जाता है। तो आप मुझे ये बताएं, ये ऊपर वाला जल्दी बी तक पहुंच जाएगा या नीचे वाला जल्दी बी तक पहुंच जाएगा, जल्दी से मुझे बताएं कि ऊपर वाला बी पॉइंट तक जल्दी तक पहुंच जाएगा या नीचे वाला पहुंच जाएगा। हाँ जी, किसी को पता है, समझ आ रही है या नहीं आ रही? अच्छा, ऊपर वाला, ठीक है। तो अभी मतलब कि इसमें क्या, क्योंकि जंप करके आगे जा रहा है, ठीक है, तो आपने कहना ये बेस्ट एंड फास्ट इंपल्स कंडक्शन होती है, ठीक है। तो जिसके ऊपर क्या होती है, माइलिन शीट होती है, उसमें जंपिंग कंडक्शन होती है और बेस्ट और फास्ट इंपल्स कंडक्शन होती है, ठीक है। लेकिन जो आपकी कंटिन्यूअस कंडक्शन होती है ना, इस कंटिन्यूअस कंडक्शन में क्या होता है कि कुछ आपके क्या होते हैं, कुछ आपकी बॉडी के अंदर, और ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, कुछ आपकी बॉडी के अंदर आपके क्या होते हैं, एक्सोन होते हैं, कुछ आपके न्यूरॉन्स होते हैं, और उनके अंदर जनाब आप उनके ऊपर जो मालिन शीट नहीं होती, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे न्यूरॉन्स मौजूद हैं, आपके ब्रेन के अंदर, आपकी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कुछ ऐसे न्यूरॉन्स मौजूद हैं, और उनके ऊपर माइलिन शीट नहीं होती, ठीक है, ये याद रखें, ठीक है, कि मतलब कि तकरीबन 10% जो होते हैं ना, आपकी कुछ ऐसी न्यूरॉन्स मौजूद हैं जिनके ऊपर माइलिन शीट नहीं होती। जब उनके ऊपर माइलिन शीट नहीं होती, तो जो आपकी लाइक इम्पल्स कंडक्शन होती है वो इस तरह मतलब कंटिन्यूस लाइक आपका ट्रेवल करती है, इस तरह जाती है। वो आप तो मतलब क्योंकि पहले था उनकी जो आपकी पहली जो पोजीशन थी, ठीक है, यहाँ पे आपकी माइलिन शीट मौजूद थी, वो इंसुलेटर थी, ठीक है, तो वो मतलब वहां पे जंप कर रही थी उस इंसुलेटर से पास होने के लिए। लेकिन यहाँ पर तो आपकी इंसुलेटिंग मटेरियल नहीं है, इंसुलेटिंग कवरिंग नहीं है, तो ये कंटिन्यूस पास करती जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी स्लो होती है, ठीक है, ये आपकी स्लो होती है आपकी इंपल्स कंडक्शन के लिए, ठीक है। तो कितनी होती है आपकी, एक तरह से आपकी दो तरह की होती है, साल्टेटरी या जंपिंग कंडक्शन होती है, और कंटिन्यूअस कंडक्शन होती है। जो बेस्ट एंड फास्ट कंडक्शन होती है वो आपकी साल्टेटरी होती है। इसलिए मैंने लिखा था कि जो आपकी लाइक माइलिन शीट होती है वो इम्पल्स कंडक्शन को फास्ट करवाती है, ठीक है जी, आपको पता चल गया, ठीक है। अब हमारे पास तीन और आते हैं, ठीक है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, कि हमारे हमारे पास जो आपकी बॉडी के तीन किस्म के फाइबर्स होते हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं ए, मतलब इसी तरह के आपके मतलब कि एफसीपीएस में मतलब कि आपके एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है, आपने लाजमी इस कॉन्सेप्ट को भी समझना है, ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है कि ए फाइबर्स होते हैं, ए माइलिनेटेड फाइबर, ठीक है, ए माइलिनेटेड फाइबर, और आपके बी माइलिनेटेड फाइबर होते हैं, और आपके सी माइलिनेटेड फाइबर होते हैं, ठीक है। तीन तरह के आपके फाइबर्स होते हैं। एक को हम कहते हैं ए माइलिनेटेड फाइबर होते हैं, एक को बी को हम कहते हैं आपके बी माइलिनेटेड फाइबर, और सी को हम कहते हैं सी माइलिनेटेड फाइबर। अब ये जो आपके ए माइलिनेटेड फाइबर होते हैं ना, ये आपका हाईली माइलिनेटेड फाइबर होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। मैं अभी आपको समझाता हूँ। ये आपके क्या होते हैं, हाईली माइलिनेटेड फाइबर होते हैं, जबकि जो बी वाले होते हैं ये लेस माइलिनेटेड फाइबर होते हैं, ये लेस माइलिनेटेड फाइबर होते हैं। जब जो सी वाले होते हैं ये आपके एक तरह से लीस्ट माइलिनेटेड फाइबर होते हैं, लीस्ट माइलिनेटेड फाइबर होते हैं, ठीक है। लाइक मतलब कि अगर आपकी आपके लाइक बॉडी के अंदर कुछ न्यूरॉन्स होंगे, ठीक है, उसके लाइक अगर मैं यहाँ पर सिर्फ ये एक्सोन बनाता हूँ, इस एक्सोन के ऊपर जो होगी ना बहुत ज्यादा माइलिन शीट होगी, ठीक है। लाइक ये आपकी माइलिन शीट है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा माइलिन शीट होगी, उसकी कवरिंग होगी, ठीक है, इस तरह उसकी जनाब कवरिंग होगी, इसके एक के ऊपर एक होगा, ठीक है, इस तरह बहुत ज्यादा लाइक हाईली माइलिनेटेड फाइबर होगी। और कुछ जो होंगी ना, ठीक है, और कुछ जो होंगी उनके ऊपर जो थोड़ी सी माइलिनेटेड फाइबर होंगी, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपने लाजमी इसको देखना है, ठीक है। तो एक होती है उसके ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा माइलिनेटेड फाइबर होती है, और कुछ जो होती है उसके ऊपर जो है वो कम माइलिनेटेड फाइबर होते हैं, उसके ऊपर जो माइलिन शीट होती है वो कम होती है, ठीक है। इसके ऊपर जो वो उससे कम होती है। लाइक जो तीसरी होती है ना, जो तीसरी में like जिसमें लीस्ट माइलिनेटेड फाइबर है, ठीक है, ये आपका क्या है, आप समझ लो कि ये आपकी एक तरह से एक्सोन शीट है, ठीक है, एक्सोन फाइबर है। तो इसके ऊपर जो माइलिन शीट होती है ना वो आपकी एक लेयर होती है, ठीक है, जो मतलब कि लीस्ट माइलिनेटेड फाइबर होती है, ठीक है।
जो आपकी हाईली माइलिनेटेड फाइबर होती है ना, उसको हम कहते हैं ए हाईली माइलिनेटेड फाइबर, उसके अंदर बहुत ज्यादा माइलिन शीट होती है। जो बी होती है ना, उसके ऊपर लीस्ट माइल आपके लेस माइलिनेटेड फाइबर होती है। और जो सी होती है उसके लीस्ट माइलिनेटेड, उसके ऊपर जो माइलिन फाइबर वो कम होते हैं, ठीक है। और याद रखें कि जिस भी न्यूरॉन के ऊपर, जिस भी न्यूरॉन्स के एक्सोन के ऊपर, जिस भी एक्सोन के न्यूरॉन के लाइक सॉरी जिस भी न्यूरॉन के एक्सोन के ऊपर माइलिन फाइबर जितने ज्यादा होंगे, इतनी ज्यादा वो आपकी इंपल्स को कंडक्ट करेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। जिस भी न्यूरॉन के एक्सोन के ऊपर जितनी ज्यादा माइलिनेटेड फाइबर होंगे, इतनी तेजी से वो आपकी इंपल्स को कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो आपने कहना है कि जो आपके ए माइलिनेटेड फाइबर होते हैं, जो ए हाईली माइलिनेटेड फाइबर होते हैं, उनमें क्या होती है, उनमें इंपल्स जो होती है वो बहुत तेजी से कंडक्ट करती है, ठीक है। वो तेजी से कंडक्ट करती है। अगर आपके आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरॉन इज हाईली माइलिनेटेड, मतलब कि इसमें मतलब कि जो आपका क्वेश्चन आता है वो इस तरह आता है, वो पूछते हैं कि मतलब कि विच न्यूरॉन कंडक्ट इम्पल्स फास्ट, ठीक है। वो क्या कहते हैं, विच आपकी न्यूरॉन, ठीक है, विच न्यूरॉन, कौन सी न्यूरॉन जो होती है वो कंडक्ट करती है आपकी इम्पल्स को फास्ट, ठीक है। तो वो कहेंगे कि आपकी एकदम थिन न्यूरॉन होती है, जो आपकी एकदम से थिन न्यूरॉन होती है, या आपकी थिक होती है, ठीक है। यानी कि जो आपकी एकदम से पतली न्यूरॉन होगी वो ज्यादा आपकी इंपल्स को कंडक्ट करेगी, या आपकी एकदम जो थिन होगी। तो आपने कहना जो थिक होती है ना, जिसके अंदर बहुत ज्यादा माइलिनेटेड फाइबर होती है, तो वो थिक जो आपकी एकदम से एक्सोन होती है वो आपकी इंपल्स को ज्यादा से ज्यादा कंडक्ट करता है, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट चीज आनी चाहिए कि ए जो होते हैं हाईली माइलिनेटेड होते हैं, जो बी होती है वो लेस माइलिनेटेड होती हैं, और ये लीस्ट माइलिनेटेड फाइबर होती हैं। और जिस भी एक्सोन के ऊपर जितनी ज्यादा माइलिन फाइबर होंगे, वो उतनी तेजी से आपकी इंपल्स को कंडक्ट करेगा, ठीक है। ये था आपका लाइक टॉपिक। आप मुझे जल्दी से